नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का अंबेडकर स्टडी सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन विभाग द्वारा ये जो नवाचार किया जा रहा है, नवाचार संविधान सभा के सत्रों पर हूबहू ऑनलाइन चर्चा का नवाचार, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा की बहुत सारी खूबियां हैं। ठीक 75 वर्ष बाद में ये चर्चा हो रही है, उन्हीं डेट्स को ये चर्चा हो रही है, हूबहू चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य साफ है, स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के प्रति समझ को विकसित करना, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम ये बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और जूम और यूट्यूब के दोनों के साथियों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, सुप्रभात कह रहा हूं। तो जूम पर कौन कौन जुड़ चुके हैं? अजय खान जी साहब, विकास जी, वीरेंद्र जी, क्या बात है। संगीता जी बहन जुड़ गई है। अरविंद जी, संगीता जी हमारे लगातार पिछले मुझे लगता है कि 7 सत्र में जुड़े हैं। विराट भाई आ गए हैं, नरपत जी आ गए हैं, बेबी जी, चेतन जी और बहुत सारे साथी, शुभम रांका जी, गजेंद्र जी, सबका हार्दिक स्वागत है। और यूट्यूब वाले मित्र पूछ रहे हैं कि जूम का लिंक हमें भी दिया जा सकता है क्या? तो जूम का लिंक इनको शेयर कर दीजिए, जो यूट्यूब वाले भी कह रहे ताकि वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय विधान परिषद 9 नवंबर, वहाँ उस दिन मंगलवार है, जैसा आप देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मंगलवार नहीं है, उस दिन वहाँ मंगलवार है। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट और आज क्या किया जाएगा। संविधान का मसौदा जो कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के 7वें सत्र के पहले दिन रखा गया, उस पर जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आज प्रारूप समिति के 2 सदस्य जवाब भी देते हुए आपको दिखाई देंगे। आप जानते हैं प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से 2 सदस्य एक एन माधव राव थे और दूसरा मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। आज आप देखेंगे मोहम्मद सादुल्ला जी आपको जवाब देते हुए दिखाई देंगे, एन माधव राव भी आपको जवाब देते हुए दिखाई देंगे। किस बात का जवाब? संविधान के संदर्भ में, मसौदा संविधान के संदर्भ में, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में पिछले 4 दिन से जो अलग अलग बातें उभर कर सामने आ रही है, इवन आलोचना जो उभर कर सामने आ रही है, उसका जवाब देते हुए प्रारूप समिति के 2 सदस्य दिखाई देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा मील का पत्थर वाला काम किया गया। 106वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, इस प्रकार की बात कही गई। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि नवंबर 1948 पे चर्चा करते करते आप वर्ष 2023 में भारत सरकार संसद में क्या कर रही है उस पर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपके मस्तिष्क में इस प्रकार का प्रश्न जरूर आ रहा होगा। जो महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण की जो बात कही गई, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा। 9 नवंबर 1948 को भी संविधान सभा के एक सदस्य ने इसी प्रकार की बात कही थी। तो जो मेरे साथी जो जुड़ रहे हैं, यूट्यूब के जो साथी हैं और जो जूम के जो साथी हैं, उनको मालूम होना चाहिए महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बात है 9 नवंबर 1948 में संविधान सभा के किस सदस्य ने रखी थी, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। ये कुछ ऐसे बिंदु है जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 9 नवंबर 1948 और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। विधान के मसौदे से संबंधित प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास है कि सभा की ये इच्छा है कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव पर साधारण वाद अनुवाद आज समाप्त कर दिया जाए। मैं देख रहा हूं कि उन्हीं तर्कों को बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए मेरा संविधान सभा के सारे सदस्यों से निवेदन रहेगा कि नई बातें कहें, ऐसा एस.सी. मुखर्जी साहब कह रहे हैं। और इसके बाद में आर शंकर जी को बुलाया जा रहा है जो कि त्रावणकोर से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, संविधान का मसौदा बनाने वालों ने जिस योग्यता से अपने कर्तव्य का पालन किया उसके लिए मैं आरंभ में ही उनको बधाई देना चाहता हूं। और विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तेजस्वी भाषण में जिस स्पष्टता और योग्यता से संविधान के मसौदे के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अंग्रेजी में वो अपना उद्बोधन दे रहे हैं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है
और ये कैसे मालूम पड़ा? जब कभी भी स्टार लगाया होता है तो हम आपको बताते हैं कि स्टार का मतलब होता है बोला अंग्रेजी में गया और आपके सामने जो रखा जा रहा है वो हिंदी में रखा जा रहा है। तो प्रारंभ में अपने इनिशियल रिमार्क्स में शंकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब और मसौदा समिति के अन्य जो सदस्य हैं उनके जो योगदान है उसकी प्रशंसा करते हुए आपको दिखाई देते हैं। मेरा ये कैमरा ऑन कर लेना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से बात आगे बढ़ रही है। फिर वो बता रहे हैं कि किस तरह से देशी रियासतों की स्थिति है, किस तरह से अन्य राज्यों की स्थिति है, उनके बारे में उनके विचार। और मसौदा संविधान में जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्सेस को लेकर जो आय, जो करों के माध्यम से जो आय होगी उसके बंटवारों को लेकर जो प्रावधान है उसके बारे में वो बता रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि त्रावणकोर जो है वो एक रियासत है और इस त्रावणकोर रियासत की वस्तु स्थिति क्या है, उनकी इनकम कितनी होती है, उसके बारे में भी शंकर साहब अपने विचार को रख रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं। फिर वो भाषा के प्रश्न पर अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि देखिए त्रावणकोर से आते हैं। त्रावणकोर आजकल केरल में है और राष्ट्रभाषा का प्रश्न लगातार चर्चा में रहा। दोस्तों, मैंने इस मंच से आपको कई बार ये कहा कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के समक्ष संविधान को निर्माण करने में बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत भाषा के लेकर थी। हमारे देश की भाषा क्या हो, राष्ट्र की भाषा क्या हो, इसको लेकर दिक्कत है। और आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से संविधान सभा के विभिन्न जो सदस्य अपनी बात को रख रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि मसौदा पर चर्चा करने अगर आप जा रहे हैं, ड्राफ्ट पर चर्चा करने अगर आप जा रहे हैं, तो पहले कम से कम राष्ट्रभाषा का प्रश्न का तो समाधान कीजिए। शंकर साहब क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं उत्तर भारत के माननीय सदस्यों में जिनकी मातृभाषा हिंदी या उर्दू है, इसके लिए बहुत उत्साह दिखाई देता है कि इस भाषा को एकाएक उन लोगों पर लाद दिया जाए जिनको एक शब्द भी समझ में नहीं आता है। यद्यपि दक्षिण में राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदुस्तानी का प्रचार के लिए बहुत काम किया गया, परंतु यदि आप गांव में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां 1% लोग भी हिंदी नहीं बोलते हैं। ऐसा शंकर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा को लेकर आप संविधान सभा में बहुत कुछ कह रहे हो, खासकर उत्तर भारत के साथ ही बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा का खूब सारा प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी दक्षिण भारत के जो गांव हैं वहाँ 1% लोग भी हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए मैं उन सदस्यों को जिनके संदर्भ में बहुत उत्साह है ये प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ समय के लिए राष्ट्रभाषा के प्रश्न को स्थगित कर दें। आप देखिए हमारे संविधान सभा में किस प्रकार के विचार विमर्श हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रभाषा का प्रश्न का समाधान आज ही होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नो, अभी कुछ समय के लिए इसे एडजॉर्न कर लीजिए, स्थगित कर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं दक्षिण और पूर्व के लोगों को इससे पर्याप्त रूप से परिचित होने का अवसर मिल जाएगा। निसंदेह सभी लोग हिंदी के पक्ष में हैं, केवल कुछ समय 10 से 20 वर्ष देना होगा, इस बीच अंग्रेजी का वही स्थान रहना चाहिए, ऐसा शंकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं चूंकि मेरा समय हो गया है, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और उसके बाद में वो अपनी बात को खत्म कर देते हैं। फिर आते हैं मद्रास से एम थिरुमल राव। एम थिरुमल राव दूसरे वक्ता के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान निर्माण सभा में आए हुए एक सदस्य के रूप में मुझे इस समय जिन थोड़ी सी बातों को कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन पर सहिष्णुता से विचार करने की मैं प्रार्थना करता हूं। आगे क्या बोल रहे हैं? इस महान परिवर्तनों का आरंभ काल है और हमें अपने भविष्य की ऐसी रूपरेखा निश्चित करने की शक्ति प्राप्त है जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के अनुरूप है। देखिए दोस्तों, आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि एक मांग और की जा रही है, और वो मांग क्या की जा रही है कि भारत का संविधान जो बनाया है, आपने बनाया है, वो भारत की संस्कृति और परंपरा के अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये आपत्ति दर्ज करवाई है। अगर आप 75 साल में भारत के संविधान की आलोचनाओं को अगर आप देखें तो इन सारी आलोचनाओं का सार आपको ये संविधान सभा की बहस में दिखाई दे देगा। आलोचना में कितना दम है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ सदस्य ये कह रहे हैं कि संस्कृति के अनुकूल नहीं है, हमारी परंपराओं के अनुकूल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में स्पष्टतः ये कहा गया कि हमारा राज्य का आधार पूर्णतया सर्वसत्ताधारी स्वतंत्र गणतंत्र होना चाहिए। श्रीमान, संसार की वर्तमान गतिविधियों को देखने से ये उचित ही है कि भारत का आरंभ से ही
अपने पैरों पर खड़ा रहने का प्रयास करना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखा देना चाहिए कि अपने देश के अनुरूप हम अपनी संस्थाओं को उन्नत करवाने में समर्थ है। वो कह रहा है कि हमें अपने देश के अनुरूप भारत में भावी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसी वो बात कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं इसके विपरीत, चाहे इसके विपरीत कुछ भी कहा जाए, इस समय भी शक्ति संतुलन के सिद्धांत का संसार की वर्तमान समस्याओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है और भारत जिसका कि हिंद महासागर में प्रशांत, अंध महासागर और भूमध्य महासागरों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व शांति के लिए एक विशेष दायित्व निभाना है। यद्यपि हमारा राष्ट्र शैशवावस्था में है और हमारे रक्षा के साधन बहुत ही अपर्याप्त है, परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई ऐसी बात ना करें जिससे कोई देश हमसे बिछड़ जाए। इसलिए यदि हम स्पष्ट रूप से ये बता दें कि पूर्णतया सर्वसत्ताधारी स्वतंत्र राज्य ही हमारा आदर्श है और इसी व्यवहारिक आधार पर हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो भविष्य में हमसे अमेरिकावासी जैसे लोगों का बिछोह नहीं होगा। एक्चुअली में तिरुमल राव साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको शुरुआत में ही ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में अगर ऐसा कुछ बोल गए, ऐसा कुछ कर गए या ऐसा कोई प्रावधान बना लिया जिससे कि अन्य देश हमसे रुष्ट हो जाए, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश हमसे रुष्ट ना हो जाए, हम उनका साथ को छोड़ ना दें, इस प्रकार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से तिरुमल राव साहब अपने विचारों को रख रहे हैं। फिर देश में संविधान जो बन रहा है उसमें जो नवीन राज्य बनेंगे उनकी क्या स्थिति होगी, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मेरे सम्मुख उस समय का चित्र है जबकि नवीन राज्यों के लिए बहुत काल तक पृथक प्रदेशों के रूप में रहना असंभव होगा। ये एक बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा और रक्षा जैसे कुछ उद्देश्य के लिए इन दो राज्यों को एक हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में हो सकता है अगले 10 वर्षों में यदि हम अपने संविधान का समुचित रूप से विकास कर सके तो इस प्रकार का एका होना असंभव नहीं है। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। फिर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पर आते हैं। आप जानते हैं हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इंग्लैंड से लिया है और इंग्लैंड पार्लियामेंट की जननी माना जाता है, सब जानते हैं। तो जरा देखिएगा, यदि आप इंग्लैंड की पार्लियामेंट को, जो सभी पार्लियामेंट की जननी है, और इंग्लैंड की अन्य संस्थाओं की ओर दृष्टिपात करें, चाहे वे विश्वविद्यालय हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो अन्य संस्था है, तो आप देखेंगे कि वे गिरजे से किसी न किसी प्रकार से संलग्न है। गिरजाघर यानी धर्म का राजनीति पर प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं, आप यूं कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इंग्लैंड में है, इंग्लैंड पार्लियामेंट की जननी है और इंग्लैंड की सभी संस्थाएं, यहां तक वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय भी इंग्लैंड के गिरजाघरों से प्रभावित है। जरा देखिए आगे क्या कह रहे हैं। यद्यपि मैं अपनी संस्थाओं में इस सीमा तक धर्म को स्थान देने के पक्ष में नहीं हूं, परंतु मैं ये अवश्य चाहता हूं कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं और अपनी परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। संविधान द्वारा इनकी रक्षा होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब हम इंग्लैंड से ज्यादातर बात ले रहे हैं, इंग्लैंड में धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है संस्थाओं पर, तो हमारे यहाँ पर क्यों प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इंग्लैंड की भांति धर्म का प्रभाव हमारे यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन हमारी संस्कृति की रक्षा करने की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। फिर आते हैं राज बहादुर। राज बहादुर साहब संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे। कोष्टक में लिखा है मत्स्य संघ। उस समय मत्स्य संघ था। जो मेरे मित्र राजस्थान से जुड़े हुए यूट्यूब और जूम वाले साथी वो अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में राजस्थान मत्स्य संघ के रूप में था। तो राज बहादुर साहब उसी मत्स्य संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में भाग लेने के लिए इसी कारण से मैंने आपसे समय लिया कि मैं इस महती सभा का ध्यान दो बातों की ओर दिलाऊं, जिनसे कि मेरी समझ में हमारी नव प्राप्त स्वतंत्रता और देश की एकता और अखंडता को पूरा खतरा है। मैं दो बातों की ओर आपका इशारा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमने नई नई आज़ादी प्राप्त की है और हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंच सकता है, जिनकी ओर संकेत करने की मेरा कर्तव्य भावना मुझे प्रेरित करता है। मुझे आशा है और मेरी इच्छा है कि ये सभा हमारी स्वतंत्रता के नवीन और सुकुमार पुष्प की इन दोनों संकटों से रक्षा करेगी। कौन से दो संकट है जरा देखिएगा। ये संकट इतने गंभीर है कि इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरा संकेत प्रांतीयता और सांप्रदायिकता की ओर है। राज बहादुर साहब दो संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। एक है प्रांतीयता, जिसे हम लोग क्षेत्रीयवाद के रूप में भी कभी कभी जान लेते हैं,
और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों विभिक्षिका है, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। और इससे हमको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश नया नया आजाद हुआ है। इस महान बलिदान से, मेरा अर्थ राष्ट्रपिता के बलिदान से, वो क्या कह रहे हैं जरा वापस सुनिएगा। प्रांतीयता और सांप्रदायिकता की विभिषिकाओं की ओर है, जो महान बलिदान के उपरांत भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। महान बलिदान यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का निधन हो गया, उसके बावजूद भी सांप्रदायिकता की समस्या का निदान नहीं हुआ, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। परंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मिस्टर इस्माइल और मिस्टर लारी जैसे माननीय सदस्यों ने कल, जैसे ही वो ऐसा बोले तो इस्माइल खान बोले, अरे भाई कल तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। इस्माइल खान ने कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरा नाम क्यों ले रहे हो, कल तो मैं बोला ही नहीं। तो इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि कल मैं बोला ही नहीं, तो मेरा नाम क्यों लिया। तो फिर राज बहादुर साहब वापस बोल रहे हैं, इस सभा के कुछ सदस्यों ने कल अनुपातिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की ओर संकेत किया था। श्रीमान, मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहें तो जिस प्रकार हमने अपने संविधान में अस्पृश्यता का अभिशाप का अंत करने के लिए एक प्रावधान किया, इसी प्रकार से हमें उन प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए जिनके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ, किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने छुआछूत के अंत करने के लिए संविधान में प्रावधान किया, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के विभाजन के लिए जो बातें दोषी थी, उनका भी उन्मूलन करने के लिए हमको संविधान में प्रावधान करना चाहिए, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं, जो मत्स्य संघ से आते हैं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, चूंकि वो एक रियासत से आते हैं, देसी रियासत से हैं, देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो आगे क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मैं ये कहूंगा कि हमारा देश एक और संकट से पीड़ित हो सकता है। कौन सा संकट? वह है सामंतवाद का संकट, जिसका कि इस समय राजपुताने की कुछ रियासतों में बोलबाला है। हमारे राज्य मंत्री की मेघावी शक्ति से रियासतों का प्रश्न सुचारू रूप से हल हो गया है, परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि राजपुताना की विभिन्न रियासतें में अब भी जनता इन सामंतशाही जमींदारों के प्रभुत्व से पीड़ित है, और वहां अभी भी जमींदारी की प्रथा प्रचलित है। इन जागीरदारों की प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मुझे आशा है कि जिस प्रकार रियासतों का प्रश्न सुचारू रूप से हल कर दिया गया, उसी प्रकार से आप सामंतवाद का भी हल कीजिए। राज बहादुर साहब अपने उद्बोधन में ऐसी बात कह रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर वो आगे एक और बात कह रहे हैं, सामंतवाद की ओर चर्चा करते हुए मेरा ध्यान स्वभावतः रियासतों के प्रश्न की ओर आकर्षित हो जाता है। इस सभा के विचारार्थ संविधान का मसौदा उपस्थित करते हुए माननीय कानून मंत्री ने दोहरी राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा की थी, परंतु मैं देखता हूं कि संविधान में रियासतों के लिए प्रांतों के संविधान से भिन्न विधानों को रखकर एक तिहरी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित की गई है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जो मसौदा संविधान रखा जा रहा है संविधान सभा में, उसमें दो प्रकार की व्यवस्था थी। प्रांतों में व्यवस्था किस प्रकार से होगी, प्रांतों में व्यवस्था किस प्रकार से होगी, और देसी रियासतों में व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसका प्रावधान किया जा रहा है। राज बहादुर साहब जो कि राजस्थान से आते हैं, देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो ऐसी स्थिति में रियासतें हो चाहे वो प्रांत हो, सभी जगह एक प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। फिर वो एक बात और कह रहे हैं, अब मैं आदरपूर्वक एक और बात की ओर संकेत करना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में हमारे राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हुई है। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं दोस्तों, और ये आज के वर्तमान की व्यवस्था के संदर्भ में है। चूंकि हम 1948 में हैं और वो भी 48 के एंड में है, 9 नवंबर 1948 पे चर्चा कर रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उस समय तो कुछ राज्यों में राज्य सरकारें बन गई थी, आप लोग जानते हैं, राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें हुआ करती थी। हालांकि देश में आम चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन सरकारें राज्यों में काम कर रही थी। उसी की और राज बहादुर साहब बड़ा गजब का इशारा कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब मैं आदरपूर्वक एक और बात की ओर आपका संकेत करना चाहता हूं, जो अभी अभी हाल ही में हमारे राजनीतिक जीवन के संदर्भ में ज्ञात हुई है, और वह यह है कि आजकल सभी प्रांतों में हमारे मंत्रियों की बड़ी आलोचना हो रही है। वह आलोचना निराधार हो, परंतु इस प्रकार की आलोचना तो की जा रही है। आजकल हमारे मंत्रियों की आलोचना बहुत की जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आलोचना निराधार हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आलोचना हो तो रही है, बिना आधार पे तो हो नहीं रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण नहीं किया है। मंत्रियों को यह कहा जा रहा है कि आप गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।
कैसे? वे हवाई जहाजों की यात्रा करते हैं, विशाल भवनों में रहते हैं इत्यादि। आलोचना इसलिए की जा रही है कि वे हवाई जहाज की यात्रा करते हैं आजकल, वे आजकल बड़े बड़े भवनों में रहते हैं। देखिए 1948 की परिस्थितियों में कहा जा रहा है, आज अगर आप कहेंगे मंत्री हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आज तो ये सब चीजें वास्तविकता में होने लग गई है, समय के अनुसार परिवर्तन आ गया। बड़े बड़े भवनों में रह रहे, बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हमारे मंत्री, इस वजह से उनकी आलोचना हो रही है। और गांधी जी क्या कहते थे? सादा जीवन उच्च विचार। राज बहादुर साहब कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों की आजकल इसी वजह से आलोचना हो रही है कि हम अपने आदर्शों को भुला रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें कि इसका उल्लेख हो कि मंत्रियों का आचरण किस प्रकार का हो। वाह, राज बहादुर साहब ये कह रहे हैं कि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए कि मंत्रियों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, इस संदर्भ में भी प्रावधान किए जाने चाहिए, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। फिर इसके बाद में प्रोफेसर एन.जी. रंगा साहब आए जो कि मद्रास से है। वो क्या कह रहे हैं? आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये यहां लिखा हुआ है यूट्यूब पर, योर बैटरी इज रनिंग लो। ये देखिए देखिए, जल्दी से देखिए इसको, यहां लिखा हुआ आ रहा है। एन.जी. रंगा साहब आ रहे हैं मद्रास से। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ये देखकर खेद हुआ कि मसौदा समिति के सदस्य उस आधारभूत बात को भूल गए जिसके फलस्वरूप ये संविधान सभा अस्तित्व में आई और उनको भारत के संविधान में के इस मसौदे को तैयार करने का अवसर मिला। उनसे ये आशा की जा सकती थी कि हमारे सम्मुख इस प्रकार का विचार रखते कि ये विधान संविधान सभा द्वारा बनाया जा रहा है जो इस देश के अगणित शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के परिश्रम के फलस्वरूप अस्तित्व में आया और जिस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व गांधी जी ने किया, परंतु इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ये संविधान सभा अस्तित्व में आई है और ये हमारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगणित स्त्री पुरुषों के निरंतर जो संग्राम किया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। ऐसा तो आपने संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं किया। जिनकी वजह से हम अस्तित्व में आए हैं उनके बारे में तो आपने कुछ प्रावधान किया ही नहीं, तो उनके बारे में भी तो प्रावधान कीजिए, ऐसा रंगा साहब कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में गांवों के बारे में और ग्राम पंचायतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने मेटकाफ के विचारों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि गांवों की स्थिति बड़ी नाजुक है, गांव में जातिवाद है, संकीर्णताएं हैं और सांप्रदायिकता है, ऐसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने शुद्धबोधन में कहा था। आज और पहले भी जो भी विचार रखे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हर विचार रखने वाले संविधान सभा के सदस्य के मस्तिष्क में ग्राम पंचायतों के बारे में जो विचार है वो भी आपके सामने रखे जा रहे हैं। प्रोफेसर एन.जी. रंगा साहब ग्राम पंचायतों के बारे में क्या सोचते हैं जरा देख लीजिए। वो कह रहे हैं, श्रीमान, अब मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ग्राम पंचायतों के बारे में जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे दुख हुआ। उन्होंने हमारे देश की जनतंत्रात्मक परंपरा की और कुछ भी नहीं देखा। यदि वे पिछले एक सशस्त्र वर्ष से अधिक काल में दक्षिण भारत में ग्राम पंचायतों ने जो उन्नति की उससे अगर परिचित होते तो शायद हो सकता वो इस प्रकार की बातें नहीं कहते। यदि उन्होंने भारत के इतिहास को उतनी ही सावधानी से पढ़ा होता जितनी सावधानी से उन्होंने अन्य देशों के इतिहास को पढ़ा तो शायद उनके ये विचार नहीं होते। श्रीमान, इस सभा के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि इस संविधान में अधिक से अधिक राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित किया जाए ताकि हमारी ग्रामीण जनता जनतंत्रात्मक संस्थाओं से अधिक परिचय प्राप्त कर सके, जिससे कि जनतंत्र के नवीन युग में वरिष्ठ मताधिकार द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके, ऐसा प्रोफेसर एन.जी. रंगा साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान, क्या हम शासन प्रबंधन का केंद्रीकरण करना चाहते हैं? महात्मा गांधी 30 वर्ष तक केंद्र के विघटन के पक्ष में अपना तर्क उपस्थित कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण के पक्ष में अपना तर्क उपस्थित कर रहे हैं। कांग्रेस जनों के नाते हमने केंद्र विघटन की प्रतिज्ञा ली है। केंद्र विघटन मतलब विकेंद्रीकरण की हमने प्रतिज्ञा ली है। वास्तव में सारा संसार इस समय विकेंद्रीकरण के पक्ष में है, परंतु यदि हम केंद्रीकरण के पक्ष में हैं तो इस सभा को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे केवल सोवियत व्यवस्था अथवा एक तंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो सकेगी, जनतंत्र की स्थापना नहीं हो सकेगी। ग्राम पंचायतों की स्थिति पर विचार करते हुए कहते हैं कि भारत का भविष्य गांव में है और अगर आप विकेंद्रीकरण स्थापित नहीं करते हैं
और उसकी जगह अगर आप केंद्रीकरण स्थापित करते हैं तो भारत में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकेगी। ये तो ऐसा लगता है कि सोवियत संघ की तरह भारत में एक दल की सरकार को स्थापित करने का प्रयास है। ऐसा ही कुछ प्रोफेसर एनजी रंगा साहब इशारा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर केंद्र और राज्यों के बीच में विषय का जो बंटवारा हुआ उस पर वो अपनी बात कह रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रांतों का गठन किया जा रहा है उस पर भी अपनी बात को कह रहे हैं। और इसके बाद में वो आते हैं मूल अधिकारों पर। क्या कह रहे हैं? हमने मूल अधिकारों के अध्याय में तथा निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में अपने कुछ आदर्शों का उल्लेख किया है, परंतु क्या यह आवश्यक नहीं है कि निदेशक सिद्धांतों में से किसी एक में हम इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दें कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक गांव और गांव के प्रत्येक समूह में ग्राम पंचायतों को स्थापित करे। गजब! जल्दी से बताइए जूम और मेरे यूट्यूब के साथी, एक प्रश्न पूछ रहा हूं। वर्तमान भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन करने का राज्य का एक कर्तव्य के रूप में उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो, यस क्या बात है, मेरे एक भाई ने बताया, सत्यवान ने 40, विजय जी 40 बता रहे, आशा कुमारी जी भी 40 बता रहे, नरेंद्र कुमार जी भी 40 बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास कुमार जी 40 बता रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 इस बात का उल्लेख करता है। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने यह बात कही थी, ध्यान से सुन लेना। संविधान सभा में यह बात प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने कही, क्योंकि मसौदा संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आप आगे आने वाले समय में जब हम एक एक अनुच्छेद की जब व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे तो इस प्रकार की बात लिखी हुई नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने कहा कि निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत इस बात को शामिल कीजिए। क्या कीजिए? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक गांव और गांव के प्रत्येक समूह में ग्राम पंचायतों को स्थापित करे, जिससे ग्रामीणों को स्वायत्त शासन की शिक्षा पाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के संदर्भ में ग्रामीण स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता मिल सके। इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने कहा। हो सकता है कि प्रोफेसर एनजी रंगा साहब की इस बात को स्वीकार करते हुए बाद में हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इस प्रकार की बात जोड़ी। तो मेरे यूट्यूब के साथियों, क्या कल प्रश्न नहीं बनेगा? इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा? यही प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले संविधान सभा में इस प्रकार की बात किसने रखी थी। ऐसे सवाल बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ऐसी भी बातें जो कि तथ्यात्मक बातें हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, जिनके ऊपर अभी तक पर्दा था, वो अब सामने आई जा रही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर वो साफ शब्दों में कहते हैं कि रियासतों में और प्रांतों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा भी प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं और ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए। फिर देखिए द्विसदनीय व्यवस्था। आज हमारे यहाँ पर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, द्विसदन है। हमारे राज्यों में एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं मैं द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में नहीं हूं। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं मैं द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में नहीं हूं, और विशेषकर प्रांतों में तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। आज प्रांतों में विधान परिषद का भी प्रावधान है, वो अलग बात है कि सभी राज्यों में नहीं है। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने साफ कह दिया कि मैं द्विसदन चाहता ही नहीं हूं, और फिर वो आगे कहते हैं राज्यों में तो मैं हरगिज भी नहीं चाहता हूं। द्वितीय सभा की व्यवस्था करने से उन्नति के मार्ग में बाधा आएगी। कुछ लोगों का यह विचार है कि बिना इस प्रकार के अवरोध के कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता, परंतु मेरे विचार से केवल अनुदारता का प्रादुर्भाव होगा, इसलिए हमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। साफ साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया। फिर संविधान लचीला होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। अब आ रहे हैं एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब। एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब, नाम सुना है पहले कभी? हमारे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब। वो अब अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं संविधान सभा में, जरा देखिएगा। श्रीमान मसौदा समिति, मसौदा समिति, बार बार मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मसौदा समिति। जूम और यूट्यूब के दोनों साथी जुड़े हुए, चलो आज एक टेस्ट हो जाए। आप लिख के बताइए मसौदा समिति के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। मसौदा समिति के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? एक भाई ने लिखा ड्राफ्टिंग, एक भाई ने लिखा पांडुलेखन, एक भाई ने लिखा प्रारूप। क्या बात है भाई, चार है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, एक और शब्द है या सुरेश भाटिया जी ने लिखा है मसविदा समिति। ये सब ध्यान रखना है। मसविदा कहो, प्रारूप कहो, पांडुलेखन कहो,
ड्राफ्टिंग कहो, मसौदा कहो, ये सब प्रारूप समितियों के ही अलग अलग नाम है। ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के लिए मसविदा शब्द का भी प्रयोग हुआ है, मसौदा समिति का भी प्रयोग हुआ है और पांडुलेखन समिति का भी प्रयोग हुआ है। ऐसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ जाने पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अनंत श्यामनम अयंगर साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान मसौदा समिति के संविधान में इस मसौदे को हमारे सम्मुख रखते ही इसके संदर्भ में बहुत सी आधारभूत आपत्तियां दर्ज करवाई गई। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि इस संविधान में हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा का कहीं पर भी प्रतिबिंब नहीं है। भारतीय संविधान की एक आलोचना के रूप में यह ऐसा कहा जा रहा है। यह सच है कि पश्चिम के प्राचीन संविधानों के अंशों को लेकर उनको बेमेल ढंग से इसमें स्थान दिया गया और यहां तक कि वहां के कुछ नवीन संविधानों की कुछ बातों की भी हमने उपेक्षा कर दी और 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बातों को हमने ले लिया, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर दोषी नहीं है। वो कह रहे हैं इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार के संविधान का उत्तरदायित्व हम ही लोगों पर है। हमने इसकी चिंता नहीं की कि हम इसमें से कुछ ऐसे विषयों को स्थान दें जिनसे हम अपनी प्राचीन सभ्यता का स्मरण हो जाए। इसमें हमारा ही अधिक दोष है, डॉक्टर अंबेडकर का उतना अधिक दोष नहीं है, ऐसा अनंत श्यामनम अयंगर साहब कह रहे हैं। एक मेरी बहन ने प्रश्न पूछा है कि प्रांतों में द्विसदन क्यों नहीं होना चाहिए। इसका जवाब प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने नहीं दिया, लेकिन आगे आने वाले जब अनुच्छेद जब आएंगे, खासकर भारतीय संविधान का वर्तमान का जो अनुच्छेद 168, 169 पर जब हम चर्चा करेंगे तो उस समय संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा क्या रखा गया, क्या कहा गया, उसको आपके सामने जरूर रखा जाएगा कि प्रांतों में द्विसदन क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे तो इसका जवाब देने का यह मंच नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण किया और दुर्भाग्य से उसके कुछ अंगों पर जोर दिया तथा ग्राम पंचायतों, ग्रामीण स्वायत्त शासन और जनतंत्र पर उन्होंने अपना मत प्रकट किया। वह चाहते तो इन प्रश्नों के संदर्भ में हमारे सामने तथा इस सभा के सामने विवाद खड़ा नहीं कर सकते थे। श्रीमान, मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि यह संविधान स्वतंत्र ग्राम पंचायतों पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्र ग्राम पंचायतों पर आधारित होना चाहिए। यदि इस सभा या किसी अन्य सभा के लिए किन्हीं व्यक्तियों को चुनने इत्यादि जैसे कुछ सार्वजनिक कामों के लिए ही लोग एकत्रित हो और इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से उन्हें कोई कार्य करना नहीं हो तो जनतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ऐसा अनंत श्यामनम अयंगर साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे। बहुत सुंदर सी बात को रख रहे। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी वर्तमान परिस्थिति में क्या हमारे लिए यह संभव है कि हम तुरंत ही अपने संविधान में ग्राम पंचायतों को प्रावधान कर लें। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, परंतु ये ग्राम पंचायतें हैं कहां, हम उन्हें स्थापित करना है। वर्तमान परिस्थिति में पश्चिम के संविधानों पर आधारित जो संविधान हमारे सामने रखा गया है उससे अच्छा संविधान हम बना ही नहीं सके। इसलिए मेरी ये राय है कि हमें अपने निदेशक सिद्धांतों के साथ एक खंड इस बात पर जोर देने के लिए जोर देना चाहिए कि भविष्य में जो सरकारें अस्तित्व में आए वे ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। अनंत श्यामनम अयंगर साहब भी वही बात कह रहे हैं जो बात प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ने रखी है। उन्होंने कहा कि भले ही हमने ग्राम पंचायतों का उल्लेख अभी नहीं किया है, लेकिन हमारे नीति निदेशक तत्व जो है उसके अंतर्गत एक भाग और जोड़ दिया जाए जिसमें हम भविष्य की सरकारों से यह आग्रह करें, उनसे निवेदन करें, उनका एक कर्तव्य निर्धारित करें कि वे आने वाले समय में ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इस संविधान के विरुद्ध एक और आलोचना की गई और मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, ऐसा वो कह रहे हैं। साधारण व्यक्ति के लिए राजनीतिक जनतंत्र का कुछ भी अर्थ नहीं है जब तक कि उनके साथ आर्थिक जनतंत्र संलग्न नहीं हो। मूल अधिकारों पर भाषण देने के अधिकार, सभा में भाषण देने के अधिकार, इच्छा अनुसार लिखने के अधिकार आदि का आश्वासन दिया गया है, परंतु जीवित रहने के अधिकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ऐसा अनंत श्यामनम अयंगर साहब मसौदा संविधान की आलोचना में अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं कि साहब आपने बहुत सारी बातों को तो जोड़ दिया, लेकिन इस तरह की बात तो आपने जोड़ी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बातें रखी जा रही है अलग अलग सदस्यों के द्वारा। जैसे अनंत श्याम ने अपना लंबा भाषण दे रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि भाई आप
एक आदर्श बना कर रखेंगे क्या कि हमने कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, उस संदर्भ में आप एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए। तो एम आनंद श्यामनम आयंगर कह रहे हैं आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं, मुझे और भी कई अवसर मिलेंगे इस प्रकार के विचार रखने के लिए, अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसके बाद में आते हैं आसाम से रोहिणी कुमार चौधरी जी। याद रखिएगा संविधान सभा के 40-45 मेंबर बहुत ज्यादा एक्टिव थे संविधान सभा में, उनमें से एक रोहिणी कुमार चौधरी जी भी है जो कि आसाम से आते हैं। ध्यान रखना, रोहिणी कुमार चौधरी जी आसाम से आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान इस अत्यंत महत्वपूर्ण वाद अनुवाद में भाग लेने का अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु अन्य बात कहने से पहले मैं मसौदा समिति के सदस्यों, उसके योग्य सभापति और सबसे अधिक अपने वैधानिक सलाहकार की प्रशंसा में भी अपना योगदान देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने युवा काल में मेरे गरीब प्रांत के लिए जो सेवाएं दी है वे अब भी बड़े स्नेह और बड़ी कृतज्ञता से स्मरण की जाती है। परंतु मैं ये कहूंगा कि ये मसौदा दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता है। रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि चाहे कितने भी अच्छे प्रावधान किए गए लेकिन ये मसौदा दोष मुक्त तो नहीं है। कैसे नहीं है जरा देखिएगा, इसमें दो प्रकार के दोष है, जो बात होनी चाहिए थी वह इसमें है नहीं और जो नहीं होनी चाहिए थी वो है इसमें, ऐसा वो कह रहे हैं। इनकी और मैं अपने भाषण में संकेत करूंगा। पहला प्रश्न जो मेरे ध्यान में आता है और वह यह है कि जिस प्रकार इस सभा को विचार करना चाहिए कि आसाम राज्य के संदर्भ में आपने जो प्रावधान किए वो आसाम, चूंकि रोहिणी कुमार चौधरी जी आसाम से आते हैं तो वो अपनी सारी समस्याएं जो है आसाम के बारे में बतलाते हैं कि आपने आसाम के बारे में क्या प्रावधान किया। चूंकि आप लोग जानते हैं कि आसाम एक सीमावर्ती प्रांत है, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से आसाम की सीमा पाकिस्तान से छूती थी उस समय, आज बांग्लादेश से छूती है। तो वो कह रहे हैं कि आसाम की खुद की कुछ समस्या है, इस बारे में आपको प्रावधान करना चाहिए। आपने हमारे लिए जो पैसों की जो व्यवस्था की है, आसाम के लिए जो पैसों की जो व्यवस्था की है, उसका वो अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। आसाम में अलग अलग जनसंख्या कितनी रहती है उनका वो उल्लेख कर रहे हैं, कौन सी जनसंख्या कितनी है उस बारे में आपने क्या प्रावधान किया उसके बारे में वो उल्लेख कर रहे हैं। पूरा उनका जो फोकस है अब तक वो है आसाम पर। आगे वो क्या कहते हैं वो जरा देखिएगा। मैं एक और बात की और संकेत करूंगा जिसकी उपेक्षा की गई है, संविधान के मसौदे में औरतों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। दोस्तों याद करिएगा, मैंने अपनी इस बात शुरुआत में भी आपको यह कही थी कि माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन करके महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया उसकी जड़ें जो है वो आपको यहां दिखाई दे सकती है। क्या कह रहे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी जो कि आसाम से आते हैं, जरा देखिएगा। संविधान के मसौदे में औरतों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मेरे विचार से चूंकि मसौदा समिति एक अजब ढंग की थी और उसमें ऐसे लोग थे जिनके औरतों से किसी भी प्रकार के कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे, इसलिए उनको इस विषय को उठाने में घबराहट अनुभव हुआ। इस सभा में औरतों के एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र की कभी भी चर्चा नहीं हुई। मैं ये जानता हूं कि यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जिनका पुरुषों की उदारता पर असीम विश्वास है और जिनका यह विश्वास है कि उनके लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित ना रखे जाए, परंतु वे पर्याप्त जगह प्राप्त कर सकेगी। परंतु इस सभा के बाहर इस प्रकार की भावना नहीं है। साधारणतया पुरुषों की उदारता के बारे में महिलाओं का विश्वास उठ गया है। ट्रामों और बसों तक में आजकल के नवयुवक उनका आदर नहीं करते हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी आसाम से आते हैं, वो कहते हैं कि पुरुष महिलाओं के लिए सीटें खाली कर देंगे, पुरुष महिलाओं के लिए सीटें छोड़ देंगे, पुरुषों की उदारता पर महिलाओं को छोड़ दिया जाए, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। वो फिर ये कह रहे हैं कि संविधान सभा में भी कुछ महिलाएं हैं जिनको पुरुषों की उदारता पर विश्वास है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा उन पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं आजकल की बसों में भी नवयुवक महिलाओं के साथ उदारता का व्यवहार नहीं करते, आदर का व्यवहार नहीं करते, ऐसा वो रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी, एक भाई मेरे पूछ रहे क्या वो महिला है? अरे भाई, संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनके नाम आपको पता होने चाहिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी महिला नहीं है। नाम क्या है? रोहिणी कुमार चौधरी। कुमार है ना भाई, कैसे हो गया महिला? नाम रोहिणी से शुरू होता है। तो गुलाब भी कई लोगों के नाम होते हैं, तो कभी दिनेश भी कोई किसी का नाम हो सकता है। नाम में ऐसा मत ढूंढिए। पहले 15 महिला कौन कौन सी है मैंने शुरुआत में बताया था। तो उपाध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे हैं, भाई साहब आपका टाइम हो गया है। तो अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं, श्रीमान मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति करनी है। इस प्रकार के विधेयकों के संदर्भ में मैंने नियमों में किसी प्रकार की काल सीमा का कोई उल्लेख नहीं पाया है। आप टाइम क्यों कर रहे हैं फिक्स?
रोहिणी कुमार चौधरी जी को जैसे ही रोका उपाध्यक्ष महोदय ने, तो आयंगर साहब बोल रहे का टाइम फिक्स क्यों कर रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष बोल रहे वो इस सभा की अनुमति से ही निश्चित किया। भाई मैंने खुद अपने विवेक से थोड़ी किया, सभा ने कहा कि भाई इतना ही बोलना है, तब मैंने टाइम फिक्स किया है। पहले 10 मिनट का समय रखा, फिर उसको बढ़ाकर 15 मिनट किया, फिर बढ़ाकर उसको 20 किया, फिर आखिर में हमने वापस 10 कर लिया। आज के दिन आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं, रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं, श्रीमान मुझे पार्लियामेंट का और दुनिया का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि औरतों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना बुद्धिमत्ता की बात होगी। तो संविधान सभा में 9 नवंबर 1948 को आसाम से रोहिणी कुमार चौधरी जी ने सबसे पहले इस बात को रखा था कि पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। आप यूं कह दीजिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण होने चाहिए। इस बात को 9 नवंबर 1948 को हमारी संविधान सभा में आसाम से आने वाले सदस्य रोहिणी कुमार चौधरी जी ने रखा था। अभी हाल ही में सरकार द्वारा किया गया 106वें संविधान संशोधन की जड़ें भी कहीं न कहीं 9 नवंबर 1948 की संविधान सभा की बहस में देखी जा सकती है। मैंने इसको अंडरलाइन करके आपको बता दिया, इस प्रकार की मांग उन्होंने की। फिर वो कह रहे हैं हम जानते हैं कि जब भी कोई औरत कोई चीज मांगती है तो उसे प्राप्त करना और उसे दे देना आसान है, परंतु जब वह किसी विशेष चीज को मांगती ही नहीं है तो यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि वह चाहती क्या है। यदि आप उन्हें एक अपना निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे तो वे अपनी दौड़ धूप करके स्वयं कर लेगी और बिना सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के आए हुए आपस में स्वयं लड़ लेगी। वरना यह तो हो सकता है कि कभी कभी हम कमजोरी का अनुभव करें और उनके पक्ष में झुक जाए और ऐसी जगह दे दें जिनके लिए वह अधिकृत ही नहीं हो। तो रोहिणी कुमार चौधरी जी ने संविधान सभा में आज ये मांग रख ली है कि महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में अलग से निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, अर्थात उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की जानी चाहिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी, यूट्यूब के साथियों बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। अब श्रीमती रेणुका राय, श्रीमती रेणुका राय संविधान सभा में बोल रही है, पश्चिम बंगाल से है। वो क्या कह रही है, श्रीमान जी संविधान के मसौदे के मुख्य अंगों में जनतंत्रात्मक संविधान के सिद्धांत निहित है, इसलिए वह सभी की प्रशंसा के योग्य है। साथ ही कुछ बातें ऐसी है जो मेरे विचार से उसमें स्पष्ट नहीं है। रोहिणी कुमार चौधरी जी के बाद में अब श्रीमती रेणुका राय आई है जो संविधान सभा में अपनी बात को रख रहे हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं को काम करने का मौका मिला। उसमें मैंने कई सारी महिलाओं के नाम आपके सामने पहले भी रखे जिन्होंने अलग अलग समय में अपनी बात को रखा। राजकुमारी अमृता कौर हो, चाहे 15 अगस्त को हंसा मेहता जी का नाम हो, चाहे बेगम अयाज रसूल जिनके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी, दक्षिणी वेलायुधन का नाम हो, श्रीमती दुर्गा का नाम हो, या फिर आज रेणुका राय का जो नाम आ रहा है। थोड़े समय बाद में एक और संविधान सभा की जो मेंबर है वो आज इस विषय पर बात रखने वाली है। तो टोटल कुल मिलाकर 15 ही महिलाओं को संविधान सभा में अपनी बात को रखने का मौका मिला, या यूं कह दीजिए 15 ही महिलाओं को संविधान सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 15 महिलाएं एक साथ में कभी भी नहीं है, अलग अलग समय में कुल मिलाकर 15 महिलाएं रही। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, इसको आगे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो रेणुका रॉय विचार रख रही है। इसके बाद में रेणुका रॉय क्या कह रही है कि मेरे मित्र अनंत श्यामनम आयंगर ने जो कुछ कहा मैं उसे वापस दोहराऊंगी तो नहीं, लेकिन जनसाधारण के आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में मैं ये अनुभूत करती हूं कि कुछ कमी रह गई है। यद्यपि मैं इससे सहमत हूं कि ये प्रावधान कोई व्यक्ति बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ये अधिकार है, परंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि न्याय अधिकारों के अधीन इस खंड का दूसरा भाग क्यों हो जिसमें राज्य के अपने हाथ में संपत्ति लेने पर मुआवजे तथा कानून के अनुसार लोक हितार्थ प्रयोजन का ब्यौरा दिया गया। इस प्रकार की वो बात कह रही है रेणुका रॉय जो कि पश्चिम बंगाल से आती है। तो संविधान सभा की बहस का सुंदरता यही तो है। फिर ग्राम पंचायतों के बारे में भी वो अपनी बात को रख रही है। मेरी ये धारणा है कि अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त होने पर गांधी जी के ढंग की ग्राम पंचायतें इस देश के संविधान की आधारशिला होगी। वो भी बात कह रही है कि अगर हमारे गांव अंधविश्वास से मुक्त हो जाए, अगर हमारे गांव अशिक्षा से मुक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में गांधी जी जो चाहते थे उस प्रकार की ग्राम पंचायतें हिंदुस्तान में अगर स्थापित हो जाए तो वो भारतीय संविधान के आधार के रूप में होनी चाहिए। फिर वो केंद्र और प्रदेशों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात को रखा।
फिर भाषा के प्रश्न पर तो हर सदस्य कोई न कोई बात रखता ही रखता है। समाप्त करने से पूर्व में एक भाषा भाषी प्रांत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा लक्ष्य एकता होना चाहिए। हमारे देश के इतिहास में इस काल में भाषा के आधार पर प्रांतों के सीमाओं का पुनः निर्धारण करना एक त्रुटि होगी। वाह, बहुत खूबसूरत बात कही गई है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में भाषा के आधार पर कई राज्य बने। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना, पंजाब भी भाषा के हिसाब से पंजाब राज्य बनाया गया, मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक किया गया, उसके पीछे भी कन्नड़ भाषा का योगदान रहा। महाराष्ट्र का गुजरात, बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। तो रेणुका राय कह रही नो, भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन मत कीजिए। इस प्रकार की बात आपको यहां पर दिखाई देगी। यदि देश के एक भाग में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए और अन्य भागों को छोड़ दिया जाए तो ये न तो न्यायपूर्ण होगा और न ही तर्कपूर्ण होगा। उदाहरणतः यदि आप एक महाराष्ट्र प्रांत बनाए तो देश के अन्य भाग भी इसी प्रकार की मांग करेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का अगर आपने एक बार भी प्रयास किया तो ये मधुमक्खी के छज्जे में हाथ डालने के समान होगा। उदाहरण दे रही है कि अगर आपने महाराष्ट्र का निर्माण किया तो फिर अन्य भाग से भी इस प्रकार की मांग आएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये सब बातें हमारी संविधान सभा में हुई है। बंगाल में इस प्रकार की कटुता फैली हुई है कि उसने शक्ति के हस्तांतरण के लिए अपने एक भूभाग का बलिदान कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी संविधान सभा चर्चा कर रही है। अब आ रहे हैं महावीर त्यागी जी, संविधान सभा के ये भी बहुत एक्टिव सदस्यों में से एक थे महावीर त्यागी जी। क्या कह रहे हैं? संयुक्त प्रांत से आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 3 दिन से मैं इस संविधान के मसौदे पर बोलने का इच्छुक रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आज चंद मिनट मिल ही गए। मैं 3 दिन से वेट कर रहा हूं। देवराज जी पानी लाना दो। मैं 3 दिन से वेट कर रहा था, लेकिन मुझे आज मौका मिल ही गया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। फिर वो क्या कह रहे हैं? मैं आरंभ से मसौदा समिति के विधान के मसौदे में आद्योपांत जिस उच्च कोटि की कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। मैं मसौदा समिति की आलोचना नहीं करना चाहता, उन्होंने बड़ी योग्यता से अपने कार्यों को किया, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। फिर देखिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी है। उस समय पहले उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। श्रीमान, जब हम सबसे पहले भारत के संविधान का चित्र बनाने बैठे थे तो हमारे सामने एक खाली पर्दा खींचा हुआ था और हम में से बहुत से वास्तव में ये नहीं जानते थे कि किस तरफ से प्रारंभ करें और कौन सा रंग काम में लाए। ये इन प्रतिभाशाली कानून विशेषज्ञों की ही योग्यता का फल है कि आज हमारे सामने एक संपूर्ण चित्र उपस्थित किया। जब आप किसी कलाकार की रचना की परख करना चाहें तो आपको उसके संदर्भ में एक साधारण आदमी से पूछना चाहिए। यदि वह साधारण आदमी को अच्छा लगता है तो वह अच्छा है। मेरी तो कसौटी यही है। क्या खूबसूरत बात कही है, क्या खूबसूरत बात कही। क्या कहा कि जब हमने संविधान के निर्माण का काम स्टार्ट किया था तो हमारी स्थिति कैसी थी कि हमारे सामने एक पर्दा रख दिया गया था और उसके ऊपर हमको चित्र बनाना था। हमें यह मालूम ही नहीं था कि पर्दे के किस हिस्से से चित्र बनाना शुरू करें। हमारे पास रंग जरूर पड़े थे, रंग जरूर हमारे पास थे, लेकिन कौन सा रंग कहां भरा जाए हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। इन्होंने एक चित्र बनाया है। ये चित्र कैसा है, ये चित्र कैसा है, इसके लिए आप एक साधारण आदमी से पूछिए। साधारण आदमी को ये चित्र कैसा लगता है ये कहिए। महावीर त्यागी जी इस प्रकार की बात को संविधान सभा में रख रहे हैं। बहुत गजब की बात आप देख सकते हैं। तो महावीर त्यागी जी संविधान सभा के एक्टिव मेंबर्स में से थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात रखी संविधान के बारे में। फिर भी मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इस संविधान को देखकर बहुत निराशा हुई। मुझे इसमें गांधीवाद की एक भी झलक दिखलाई नहीं दी, ऐसा वो कह रहे हैं। मुझे गांधीवाद दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। सुनो, थोड़ा न्याया पानी लाना, गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये चल जाएगा। गुनगुना पानी दे दो और ले आओ गुनगुना पानी। हाँ, मुझे इसमें गांधीवाद की एक भी झलक दिखाई नहीं देती है, ऐसा वो कह रहे। इसमें मसौदा समिति का कोई दोष नहीं है, हम ही इसके लिए दोषी है, ऐसा महावीर त्यागी जी अपनी बात के अंतर्गत कह रहे हैं। तो ये कभी प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के संविधान को एक चित्र की संज्ञा दी, हमारे सामने एक खाली पर्दा रख दिया गया, ऐसी बातें कहाँ? ये सब बातें यहीं देखने को मिलेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखें।
श्रीमान, जब मैं इस चित्र को गांधी जी के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मैं मुख्यतः एक चीज का अभाव पाता हूं। गांधी जी इस देश में पूर्ण रूप से मद्य निषेध के लिए बहुत इच्छुक थे और आपने मद्य निषेध के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया। आप जानते हैं साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, अगर आर्टिकल 47 आप देखेंगे तो उसमें एल्कोहलिक जो मद्य निषेध है वो उसका प्रावधान है। मसौदा जो कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया उस समय इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि गांधी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस संविधान में, ना गांधीवाद कहीं दिखाई दे रहा है, आपने मद्य निषेध तक का उल्लेख क्यों नहीं किया, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें हमारे सामने रखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि गांधी जी की इच्छा थी कि जो हमारे छोटे छोटे उद्योग है, घरेलू जो उद्योग है, कुटीर जो उद्योग है, उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों को स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि गांव में कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे शहरों में कुटीर उद्योग है, और वहां पर कुटीर उद्योग अगर महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं, अगर उनको मजबूत बना दिया तो देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन आप कुटीर उद्योगों का भी उल्लेख इसमें नहीं किया, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। फिर वो अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मुझे इसका खेद है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति है जिसका विस्फोट होने पर राज्य का सारा ढांचा गिर पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि ये अल्पसंख्यक इस प्रकार की कोई बात नहीं कर सकते। इसका सीधा साधा कारण यह है, ये वास्तविक है ही नहीं, ये खाली काल्पनिक है और इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अल्पसंख्यक तो है ही नहीं। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं भारत में कोई अल्पसंख्यक है ही नहीं। मैं उनको चुनौती देता हूं, उन्हें यहां पृथक प्रतिनिधित्व पाने का कोई अधिकार नहीं है। वे किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? काल्पनिक अल्पसंख्यकों का सृजन अंग्रेजों ने किया था। अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक कदापि नहीं कही जा सकती है, केवल इस कारण से कि कुछ गरीब वर्गों की एक साथ एक अनुसूची में गणना की गई है और उनको अनुसूचित अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। ये अल्पसंख्यक केवल कागज में लिखे हुए अल्पसंख्यक है। इनको अब चिरस्थायी बनाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि इनमें से कुछ अवसरवादी परिवार विधान मंडलों में अपनी जगहों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्या खतरनाक बात कही। वे लोग जो अपने को अल्पसंख्यक कहने में हर्षित होते हैं, यहां से चले गए हैं। वही लोग अब यहां हैं जिनका विश्वास एक राज्य में है। इसलिए श्रीमान, अब कोई अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है और इस संविधान में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे अभी तक तथाकथित अल्पसंख्यकों का ही विनाश हुआ है, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। फिर वो उदाहरण दे रहे हैं कि मुसलमानों को ही लीजिए। मैं ये जानता हूं उनकी भावनाएं क्या है, क्योंकि मैंने देहरादून में अपनी आंखों से देखकर यह अनुभव किया है। आज उनका नैतिक बल बिल्कुल नष्ट हो गया है। वे नागरिकता के साधारण अधिकारों का भी उपयोग करने में अपने आप को नैतिक रूप से स्वतंत्र नहीं मानते हैं। इस प्रकार का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विधान मंडलों में नहीं होनी चाहिए। फिर वो आते हैं गांवों पर। श्रीमान, में एक शब्द गांव के संदर्भ में कहना चाहता हूं। आप एक बात नोट कर पा रहे हैं, बड़ा ढंग से इसको देखिएगा। वो क्या कह रहे हैं, या संविधान सभा में अभी तक पिछले 5-7 दिन की हमारी चर्चा से मसौदा संविधान की जो आलोचना जो की जा रही है उसमें क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, पश्चिम के देशों से हमने लिया। नंबर 2, 1935 के अधिनियम की कट एंड पेस्ट है। नंबर 3, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का इसमें उल्लेख नहीं है। नंबर 4, ग्राम पंचायतों के संदर्भ में इसमें उल्लेख नहीं है। नंबर 5, गांधी जी के दर्शन इसमें दिखाई नहीं देते। नंबर 6, राष्ट्रभाषा के प्रश्न का समाधान नहीं किया। नंबर 7, केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। नंबर 8, केंद्र और राज्यों और रियासतों में आपने फर्क डाल दिया। नंबर 9, आपने संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान कर दिया। आपने दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार की आलोचना है। क्यों वीरेंद्र जी, सही कह रहा हूं मैं? अभी तक जो भी आलोचना आई है वो इसी प्रकार की आलोचना आ रही है, और जो कुछ अन्य जो आलोचना आ रही है वो अपने अपने प्रांतों के संदर्भ में आ रही है। जैसे रोहिणी कुमार चौधरी जी ने कहा कि साहब हमारे असम के लिए विशेष प्रावधान कीजिए। किसी ने कहा कि साहब इसमें मद्य निषेध की व्यवस्था नहीं है। किसी ने कहा कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके बारे में व्यवस्था नहीं है। लेकिन मोटी आलोचना क्या है, ये जो 8-10 जो आलोचना मैंने आपके सामने रखी वही इसकी आलोचना के रूप में दिखाई देता है। तो अब गांव के बारे में वो क्या बोल रहे हैं,
देखिए जरा, अब मैं गांव के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि उन्हें यह हर्ष है कि मसौदा समिति ने ग्रामों का कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने उनको सांप्रदायिकता के प्रणाली कहा। दासत्व के किन्हीं गड्ढों में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में दमन चक्र चल रहा था, जब वो फिर एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें यहाँ पर हुई और गाँव को इस तरह से आप मत देखिए, वो ऐसी भी बात कह रहे हैं। तो ग्रामों के बारे में हर किसी ने बोला ही बोला है। अब आ रहे हैं पोकर साहब बहादुर, जो कि मद्रास से हैं और ये मुस्लिम है। नाम है इनका पी पोकर साहब बहादुर, ये मद्रास से है। वो क्या कहना चाह रहा है जरा देखिएगा। हिंदी इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा वो बोलेंगे। हाँ, पोकर साहब के बारे में तो पहले भी जानते हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। तो विजय भाई कह रहे हैं कि पोकर साहब तो बिल्कुल मजे लेने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। श्रीमान, इस प्रस्ताव पर कुछ शब्द बोलने का जो अवसर आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं भाषा के प्रश्न की ओर संकेत करना चाहता हूँ। भाषा विषय तो आएगा ही आएगा। जब मैंने इस सम्मानित सभा में पहले प्रवेश किया तो मैंने ये अनुभव किया कि इस सभा की कार्यवाही को न समझ सकने के कारण मेरे सामने एक बहुत बड़ी अयोग्यता है। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि इस सभा में एक बहुत बड़े भाग को की भी वही दुखद स्थिति है जो मेरी है, और मेरे हृदय में ये विचार उठा कि ये संविधान सभा जो इस देश के करोड़ों लोगों के भाग्य का हमेशा के लिए निर्णय करने जा रही है, इस प्रकार अपना कार्य संचालन कर रही है, उससे न इस सभा का ही और न ही राष्ट्र का सम्मान हो सकता है। हम अपना कार्य चलाते आ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण और सारपूर्ण विषयों पर बोलते आ रहे हैं, परंतु हम में से प्रत्येक एक दूसरे को समझ ही नहीं रहा है। ये वास्तव में एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी, परंतु मैं ये कहूंगा कि मैं असफल रहा। अब भी यह अयोग्यता विद्यमान है, परंतु वह अब उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक पहले थी, और मुझे इसकी प्रसन्नता है कि कम से कम ये अयोग्यता जितनी पहले थी उतनी अब नहीं है। वो भाषा की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। श्रीमान, संविधान के मसौदे में यह प्रवाहित है कि सरकारी भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी होगी। मेरा यह निवेदन है कि इससे भी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी व्यवस्था है कि किसी भाषा में दिए हुए सभी भाषणों का सार दूसरी भाषा में दिया जाएगा, परंतु इसे अभी प्रवाहित करना है। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि कुछ निश्चित समय के लिए, चाहे वो 10 वर्ष हो या 15 वर्ष हो, ये प्रवाहित करना अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी भाषा अंग्रेजी में होगी। साथियों, भारत के वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 344 को अगर आप देखेंगे, 343 को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी भाषा संविधान के लागू होने के कितने वर्ष तक? बताओ भाई विराट जी, आजकल सेंचुरी मार रहे हैं आप, तो बताइए कितने वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को हमने शुरुआती दौर में कितने वर्षों तक अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया था संविधान के तहत? 15 वर्ष तक। 15 वर्ष की बार बार बात कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे 10 वर्ष तक, कुछ लोग कह रहे 15 वर्ष तक, ये लगातार मांग की जा रही है। तो पोकर साहब भी यही कह रहे भाई कम से कम 10 से 15 वर्ष तक तो आप अंग्रेजी भाषा को कंटिन्यू रखना। फिर वो कह रहे हैं हम किसी कारण से अंग्रेजी भाषा से गणना नहीं कर सकते। वास्तव में उस भाषा द्वारा हमने जो संस्कृति प्राप्त की है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। पोकर साहब ये कह रहे हैं वास्तव में हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की उसके लिए हमने जो आंदोलन किया उसमें अंग्रेजी भाषा ने और उसके द्वारा हमने जो संस्कृति प्राप्त की उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से इस भाषा में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम गणना करें, और विशेषता है जबकि हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तो हमें इसका अधिकार है कि संसार के किसी भी भाग में भी यदि किसी राष्ट्र में यदि कोई अच्छी बात है तो उसको ग्रहण किया जाना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि किसी भाषा पर किसी का अपना स्वामित्व नहीं है। अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में अंग्रेज ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी ही भाषा है और इस पर हमारा ही एकाधिकार है। इसी प्रकार से हिंदी को अपनी ही भाषा हम नहीं कह सकते। संसार में कई भाषाएं हैं और हमें इसका अधिकार है कि हम उनमें से प्रत्येक को अपने प्रयोग में लाएं। इसलिए अंग्रेजी भाषा को इस तरह से गणना की दृष्टि से मत देखिए, ऐसा पोकर साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं श्रीमान, राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए? इस आदरणीय सभा को इस प्रश्न को हल करना है। मैं आरंभ में ये बता देना चाहता हूं कि मैं ना हिंदी जानता हूं, ना मैं उर्दू जानता हूं, ना मैं हिंदुस्तानी जानता हूं। इसलिए मैं इस प्रश्न पर तटस्थ होकर विचार प्रकट करूंगा। मेरे लिए बहुत कठिन है कि इस देश के लोग एक ही दिन में हिंदी भाषा को सीख लें। निसंदेह हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए,
परंतु इसे सीखने की व्यवस्था करके हम राष्ट्र को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। हमारी भाषा होनी चाहिए। फिर वो कह रहे मैं इस संदर्भ में अब अधिक बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। मेरा केवल ये निवेदन है, मेरा सुझाव है कि इस आदरणीय सभा को केवल इस कारण हिंदुस्तानी के पक्ष में निश्चय करना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही पवित्र मत था। वे इस भाषा संबंधी विवाद से अच्छी तरह से परिचित थे और वे ये भी जानते थे कि उनका राष्ट्र कैसा है। बहुत सोच विचार के बाद उस महान पुरुष ने यह मत प्रकट किया कि नागरी और फारसी लिपियों के साथ हिंदुस्तानी को ही सरकारी भाषा बनाई जानी चाहिए। मुझे आशा है कि यह सम्मानित सभा देवनागरी और उर्दू लिपियों के साथ हिंदुस्तानी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार करके उस महापुरुष की स्मृति का आदर करेगी। ऐसा वो कह रहे हैं। आवाज कट कट कर आ रही है भाई, देखिए आवाज कट कट कर आ रही है क्या? सही आ रही है? ओके। अब श्रीमान मैं एक दूसरे प्रश्न को उठाता हूं। आपका नेट सही पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है ये देख लीजिएगा। आप सही जगह पर है कि नहीं है, प्रॉपर नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देख लीजिएगा। आवाज मस्त है, बिल्कुल। श्रीमान मैं एक दूसरे प्रश्न को उठाता हूं, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में। हाल ही में हमने अध्यादेशों के परिवर्तन की, अब वो अध्यादेश के बारे में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का जो प्रावधान किया जा रहा है वो ठीक बात नहीं है, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। फिर पोकर साहब की बात खत्म हो जाती है और इसके बाद में एल कृष्णास्वामी भारती जी आते हैं जो कि मद्रास से हैं। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इस वाद अनुवाद के अवसान काल में बोलने के लिए उपस्थित हूँ इसलिए मैं शायद ही किसी नए विषय को छेड़ पाऊंगा। मैं तो सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विधता और तेजस्विता से संविधान के मसौदे की व्याख्या की है उसके लिए वे इस सभा के धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें इस मसौदे के प्रावधानों के लिए इसलिए धन्यवाद नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने इनकी रचना नहीं की। माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि संविधान के मसौदे के अधिकांश खंडों पर इसी सभा में विचार विमर्श हुआ। अच्छा, हमारे मसौदे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और आलोचना सामने आती है। वो कह रहे हैं कि मसौदा समिति ने कई बार अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन कर दिया। संविधान सभा के जो कार्य थे उन कार्यों को मसौदा समिति ने हड़प लिया, ऐसा कहा गया। कई बार यह भी कहा गया कि मसौदा समिति ने अपनी सीमाओं से परे जाकर काम किया। कई बार यह भी कहा गया कि विभिन्न जो अन्य जो समितियां थी उनकी रिपोर्ट्स की मसौदा समिति ने आलोचना की। इसका जवाब दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं एल कृष्णास्वामी भारती जी? वो कह रहे हैं कि मसौदा समिति ने वही किया जो उनको करने के लिए कहा गया था और जिन विषयों को उन्होंने छुआ वो विषय हमने ऑलरेडी यहां डिस्कस किए थे, इसलिए मसौदा समिति को दोष देना ठीक नहीं है, ऐसा एल कृष्णास्वामी भारती जी कह रहे हैं। केवल कुछ विषयों के समावेश का कार्य मसौदा समिति पर छोड़ दिया गया, परंतु उन्हें व्यवस्थित रूप देने के लिए वे इस सभा के धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा हमने सारे बातों पर डिस्कशन किया है। श्रीमान मुझे इसका खेद है कि गांव के संदर्भ में तथा बहुसंख्यकों के प्रकार और वैधानिक नैतिकता के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही और जो सम्मति प्रकट की उसमें वो बहुत आगे बढ़ गए। गांव के बारे में जो विचार है उसमें वो जरूर आगे बढ़ गए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों की जो बात कही उसको लेकर भी वो उनसे असहमत नजर आते हैं। फिर भाषा के प्रश्न को लेकर तो खैर ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो विचार प्रकट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं हर सदस्य कुछ ना कुछ कहेगा। एक और प्रश्न है कॉमनवेल्थ के बारे में। आप लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ ऐसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे, उन देशों का एक समूह बनाया हुआ है कॉमनवेल्थ, जिसे हम लोग राष्ट्रमंडल कहते हैं और राष्ट्रमंडल के हम सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्बोधन में अभी कुछ दिन पहले कहा था, कुछ मेंबर्स उसके ऊपर भी विचार व्यक्त कर रहे हैं कि राष्ट्रमंडल का हमको सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे तो क्या इससे हमारी संप्रभुता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार की भी बातें हो रही है। और गांव के बारे में तो चर्चा खैर होगी। फिर वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक भाषा भाषी प्रांतों के प्रश्न को उठाता हूं। इस प्रश्न की परीक्षा करते समय यह कहा गया कि भाषा ही के आधार पर प्रांतों का पुनर्निश्चय करना आवश्यक है। वो कह रहे प्रांतों के गठन के संदर्भ में एक आधार बनाया गया कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। मेरे विचार से ये ठीक सिद्धांत नहीं है। साफ साफ शब्दों में कह दिया, बिल्कुल आपको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए।
फिर उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं भाई साहब बहुत समय ले रहे हैं, आपको जितना समय जो दिया गया उससे ज्यादा आपने समय ले लिया। फिर आ रहे हैं किशोरी मोहन त्रिपाठी, अच्छी बात है श्रीमान, चूंकि अब आ रहे हैं विशंबर दयालु त्रिपाठी, विशंबर दयालु त्रिपाठी जी जो आ रहे हैं वो संयुक्त प्रांत से हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान आपके सम्मुख अंग्रेजी में बोलते हुए मुझे कुछ संकोच का अनुभव हो रहा है। यह प्रतीत होता है कि कुछ मित्रों को, विशेषतया दक्षिण भारत के मित्रों को यह भ्रम हो गया है कि हम हिंदी इस कारण से बोलते हैं कि उन्हें अपने विचारों से हम परिचित नहीं करवाना चाहते, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमें अंग्रेजी भी बोलनी आती है, हमें हिंदी भी बोलनी आती है। हम हिंदी में अपने विचारों को बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से रख सकते हैं, इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दक्षिण भारत के साथियों को हिंदी में बोलकर उनको कुछ विचारों से रूबरू रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य विषय पर आते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि मसौदा समिति के सदस्यों और उसके सभापति ने जो परिश्रम किया है और जिस कोटि का संविधान बनाया, उसके लिए सभी वक्ताओं ने उन्हें रस्मी तौर पर बधाई दी है, परंतु मैं इस रस्म को पूरा करने नहीं जा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और इस संविधान सभा में हमने जो सिद्धांत निश्चित किए थे उनके आधार पर हमारे सम्मुख संविधान का संपूर्ण चित्र खींचा है। मैं इससे भी परिचित हूं कि संविधान के मसौदे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनकी और भी मैं बात करना चाहता हूं, कुछ दोषों के बारे में बात करना चाहता हूं, कुछ छूटी हुई बातों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि साहब भारत के लोकतंत्र के बारे में आपने कहा और गांव में जो लोकतंत्र है उसके बारे में आपने कहा, गांव में जिस प्रकार की सांप्रदायिकता है उसके बारे में कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कौन, विशंबर दयालु त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि भारत में जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें कितनी गहरी है। यूनान का लोकतंत्र हमसे बाद में आया। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मैं ये कहता हूं और इसका प्रमाण दे सकता हूं कि यूनान से बहुत पहले भारत के में जनतंत्र था। मैं इस समय इस संदर्भ में ब्यौरा नहीं दूंगा, परंतु मैं 2-3 बातों की और प्रस्तावक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे ये ज्ञात है कि उन्होंने इतिहास पढ़ा है और वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान हैं, इसलिए मैं उन्हें स्मरण होगा कि बुद्ध के समय में भी भारत में लोकतंत्र का प्रचलन था। मैं यहां तक ऐसे वाक्य को दोहरा सकता हूं जो उनके समय प्रचलन में थे। वो कह रहे हैं कि सिकंदर के काल में और सिकंदर के इतिहास लेखकों ने भी भारत में लोकतंत्र के बारे में बतलाया है, इसलिए भारत के लोकतंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब गजब के एक-एक करके विद्वान भारत के संविधान का जो मसौदा जो तैयार किया जा रहा है उस पर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। विशंबर दयालु त्रिपाठी जी फिर वो कह रहे हैं कि साहब आपने हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो आप बोल दीजिए वो क्या कह रहे हैं। 3 ऐसी बातें हैं जो बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपने छोड़ दी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय पताका, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय भाषा को छोड़ दिया गया है। मेरे विचार से इनको छोड़ देना एक गंभीर बात है। मसौदा समिति को इन तीनों विषय को संविधान में समाविष्ट कर देना चाहिए। पताका के संदर्भ में कोई विवाद है ही नहीं, इसे तो आसानी से समाविष्ट किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए इस संदर्भ में तो कोई विवाद ही नहीं है, इस बात को आपने क्यों छोड़ दिया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, ध्यान से सुनना। राष्ट्रगान के संदर्भ में ऐसा कुछ विवाद है कि वंदे मातरम को चुना जाए या जनगण को चुना जाए। मेरे विचार से वंदे मातरम जो पिछले 50 वर्षों से हमारा गान रहा है तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रकाश स्तंभ रहा है, हमारे देश का राष्ट्रगान होना चाहिए। विशंबर दयालु त्रिपाठी जी ने कहा वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगान होना चाहिए। यह बात उन्होंने 9 नवंबर 1948 को कही, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वो आते हैं राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर। फिर उपाध्यक्ष बोलते हैं अगर आप ही बोलते जाएंगे तो फिर अन्य वक्ताओं के लिए कोई टाइम ही नहीं रहेगा। तो विशंबर दयालु त्रिपाठी जी कह रहे हैं ठीक है सर, मैं राष्ट्रभाषा को संकेत करके अपना बात को खत्म कर रहा हूं। हमारा देश बहुत विशाल है, इसलिए अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि सारे भारत के लिए एक ही भाषा हो, परंतु एक स्वतंत्र देश के निवासी होने के नाते अब हमें किसी ऐसी भाषा को विकसित करना है जो भारत की राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर सके। इस संदर्भ में मेरा यह सुझाव है कि पहली बात, प्रत्येक प्रांत में सरकार तथा लोगों के
कार्य की भाषा होनी चाहिए। दूसरी बात, यद्यपि अंग्रेजी भाषा हम पर विदेशियों द्वारा ला दी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए इसे भाषा के रूप में रखा जा सकता है। विशंबर दयालु त्रिपाठी जी ऐसा कह रहे हैं। फिर आ रहे हैं ब्रजेश्वर प्रसाद, जो कि बिहार से हैं। वो हमारे देश में जो व्यवस्था रखी जा रही है संघात्मक ढांचे के संदर्भ में, उसके बारे में वो बता रहे हैं। और भारत में लोकतंत्र की स्थिति किस प्रकार की होगी उसके बारे में कह रहे हैं। साथ ही साथ भविष्य का भारत कैसा होगा उसके बारे में कह रहे हैं। वो जो भाषण दे रहे हैं वो शायद लिखा हुआ भाषण दे रहे हैं। तो एस नागपा, जो कि मद्रास के हैं, वो कह रहे हैं कि क्या किसी माननीय सदस्य को लिखित भाषण देने का अधिकार है क्या? तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने दीजिए उनको। तो ब्रजेश प्रसाद अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री कैसे होंगे, व्यवस्था कैसी होगी, विधानमंडल में सदस्य किस प्रकार से लिए जाएंगे, उस प्रकार की बातें वो रख रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक सदस्य है हमारी संविधान सभा में, और ब्रजेश्वर प्रसाद आगे बात करते करते अपनी बात को जैसे ख़त्म करते हैं, इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं अब हो गया है लंच ब्रेक। जैसे टी ब्रेक हुआ है इसी प्रकार से लंच हो गया। 3 बजे तक के लिए संविधान सभा स्थगित हो गई भोजन के लिए। फिर भोजन के उपरांत वापस बैठक स्टार्ट हुई एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में। हरेंद्र कुमार मुखर्जी आपको दिखाई देंगी। जैसी बैठक स्टार्ट होगी, हरि विष्णु कामत साहब एक प्रश्न लेकर आएंगे। क्या है? श्रीमान, प्रस्ताव पर आगे विचार करने से पहले क्या मैं आपसे इस संदर्भ में इस बात के निर्णय के लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि क्या इस सभा के माननीय सदस्यों के भाषणों को बकवास कहना संसदात्मक पद्धति के अनुरूप है? ब्रजेश्वर प्रसाद ने इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। उससे हरि विष्णु कामत साहब नाराज हो गए। तो कहा कि बकवास कह दिया हमारे भाषणों को, तो इस प्रकार का शब्द बोलना क्या पार्लियामेंट्री शब्द माना जाए क्या? आगे क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसे पद्धति के अनुरूप नहीं मानता हूं। नहीं, ये बकवास शब्द ठीक नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं मानता हूं। तब एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? ये प्रश्न श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के भाषण के संदर्भ में उठता है। उन्होंने इस सभा के माननीय सदस्यों के भाषणों का वर्णन करते हुए बकवास शब्द कहा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या वे अभी उपस्थित हैं यहाँ पर? तो ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं है कि यह शब्द असंसदात्मक है। यदि ऐसा है तो श्रीमान मैं इसे वापस लेता हूं, और माननीय सदस्य महोदय जिस शब्द का भी सुझाव करें मैं उसकी जगह रखने के लिए तैयार हूं। एच.वी. कामत साहब ने कहा कि हमारे सबके भाषणों को आपने बकवास कह दिया, यह अनपार्लियामेंट्री है। तो एच.वी. कामत साहब ने बात उठाई तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात तो ठीक है, क्या वो अभी है क्या यहाँ पर? फिर ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं था कि ये शब्द जो है असंसदीय है। अगर आपको लगता है ये असंसदीय है तो मैं शब्द को वापस लेता हूं, और इसकी जगह पर कौन सा शब्द बताना है वो भी आप मुझे बता दीजिए। ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कहा ठीक है यार, आगे चर्चा करो। ऐसा ही कह रहे हैं वो, देख लीजिए। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे। फिर एम सत्यनारायण, जो कि मद्रास से आते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। यह आप लोगों को सुनकर अचंभा होगा कि मद्रास की तरफ से कोई हिंदुस्तानी बोलने वाले यहां आए हैं। अब तक तो यह समझा जाता था कि मद्रास के जितने मेंबर हैं वह अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे। यह अचंभा मुझको नहीं है। कारण यह है कि मैं इस बात में पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि इस असेंबली में जितने भी व्याख्यान हो वे हिंदुस्तानी में होने चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और बड़ी मुश्किल की बात है कि 30 साल से काम करते हुए भी दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से पूरी तरह से हिंदुस्तानी बोलने वाले इसमें नहीं आ पाए। लेकिन हिंदुस्तानी बोलने वाले इस सभा में आ नहीं पाए। यहां पर उत्तर से जितने भी लोग आए वे भी मैं देखता हूं अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वे लोग दक्षिण के और दूसरे प्रांतों के लोगों के साथ ज्यादा संबंध जोड़ना चाहते हैं। वजह कुछ भी हो, पर वे अंग्रेजी में ही बोलते हैं। ये जो हमारा संविधान बन रहा है, इसमें तरह तरह की बातें हमारे सामने रखी गई है। उन बातों से मैं जो समझ पाया हूं, उनसे मुझे ये मालूम पड़ा कि हमारा संविधान ऊपर से बन रहा है,
नीचे से, जमीन से नहीं बन रहा है। यदि हमारा संविधान जमीन से बनता तो हमारा संविधान पहले देसी भाषाओं में बनता। देश के लोग समझते कि जिसे हम स्वराज्य कहते आए हैं, जिसके लिए हम 30 साल से काम करते आए हैं, जिसके लिए हम 30 साल से लड़ाई लड़ते आए हैं और लोगों के संपर्क में आए, वह क्या है, और वह ये समझते ये संविधान उनके लिए बन रहा है। लेकिन ये संविधान ऊपर से बनाया जा रहा है, नीचे से बनाया नहीं जा रहा है, ऐसे वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। तो बड़ी गजब की बातें रखी जा रही है। फिर वो कह रहे हैं इस बात के ऊपर सिर्फ ख्याल करना ही नहीं बल्कि काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा होगी और जिसका यहाँ पर उपयोग होगा, उसमें ऐसी मिली जुली संस्कृति की संधि होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे मिले जुले शब्द होने चाहिए। वो इस प्रकार की बात को रख रहे हैं। हिंदुस्तानी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। वो खुद हिंदुस्तानी भाषा में बोल रहे हैं, खुद मद्रास से हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी हमको बोलनी चाहिए, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है। मुझे लगता है कि अब फीडबैक जो दे देना चाहिए, टेक्निकल टीम थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे। फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए। अब फीडबैक लिंक शेयर कर रहे हो ना टेक्निकल टीम? फीडबैक, ओके, फीडबैक दे रहे हैं। अब आ रहे हैं सुरेश चंद्र मजूमदार, जो कि पश्चिम बंगाल से। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनय भाव से प्रेरित होकर इस सभा का जो महत्वपूर्ण कार्य इतिहास में समर्पित किया जाएगा उसके संदर्भ में बोलने के लिए उठा हूं। उसने इस महान और प्राचीन देश के लिए, जिसकी सभ्यता उस युग की है, जिसका मनुष्य को स्मरण नहीं है, एक जंत्रात्मक विधान का निर्माण करना है, इसके बारे में वो बात को रख रहे हैं। कौन? सुरेश कुमार मजूमदार साहब, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं। फिर वो आगे बात कह रहे हैं कि भारत को हमेशा इसका गर्व रहा है और मुझे भी इसका गर्व है कि देश में अनेकता होते हुए भी उसने सांस्कृतिक एकता प्राप्त कर ली है। ये आपके पास लिंक आ गया भाई, देख लीजिएगा। इस लिंक को बहुत ढंग से खोलकर इसका जो प्रश्न दे रखा है उसका आप जवाब दीजिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। और यहाँ उत्तर शेयर मत कीजिएगा, यहाँ उत्तर शेयर मत कीजिए। यहाँ उत्तर शेयर करने से एक्टिवनेस नहीं आती है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत को हमेशा गर्व रहा है और मुझे भी इसका गर्व है कि देश में अनेकता होते हुए भी उसने सांस्कृतिक एकता प्राप्त की है। परंतु इस समय हमारे राजनीतिक जीवन में ये आवश्यक है कि हम अनेकता में एकता पर जोर दें, एक रूपता पर जोर दें। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी भाषा की उन्नति का तो गर्व है, परंतु साथ ही मुझे भारत की प्रमुख भाषाओं की उन्नति का भी गर्व है। निसंदेह मैं सारे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा के पक्ष में हूँ, परंतु साथ ही मेरी ये भी धारणा है कि यदि हमने प्रमुख प्रांतीय भाषाओं के प्रति उदासीनता दिखाकर उन्हें असक्त बना दिया तो इससे जो हानि होगी उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा वो कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर वो आगे कह रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक भाषा भाषी प्रांतों के प्रश्न को प्रांतीयता के प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया। एक भाषा भाषी प्रांतों के सिद्धांत का दो कारणों से समर्थन किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि संविधान सभा के एक माननीय सदस्य भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का विरोध कर रहे थे। अब मजूमदार साहब कह रहे हैं कि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर हो, इसके पक्ष में वो दो तर्क देते हुए आपको दिखाई देंगे। वो क्या दो तर्क है? शासन प्रबंध और शिक्षा संबंधी सुविधा की दृष्टि से और हमारी प्रमुख भाषाओं की उन्नति की दृष्टि से इस संदर्भ में किसी और प्रश्न पर विचार करना असंगत होगा। दुर्भाग्य से इस विषय पर बहुत ही उत्तेजनापूर्व विवाद और कलह मचा हुआ है। संभवतः अब भी हम उसी खिन्ना अवस्था का प्रभाव अवशेष है जो कुछ समय पूर्व समाप्त हुई। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं, प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ऐसा वो उसके समर्थन में कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मुझे केवल एक और शब्द कहना है। मुझे आशा है कि गांधीवाद के इस युग में मेरे शब्दों से अर्थ भ्रम ना होगा। मैं लोगों के शस्त्र धारण करने के संदर्भ में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। शस्त्र धारण करने का अधिकार के बारे में वो कुछ बोल रहे हैं, जरा देखिएगा। कौन? सुरेश चंद्र मजूमदार। कहां से आते हैं? बंगाल से आते हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। हम संविधान को आज स्वीकार कर रहे हैं, परंतु जहां तक मैं समझता हूं इस संदर्भ में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सभा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में ये बात शामिल करनी चाहिए कि सभी प्रौढ़ वयस्क यदि
कभी भारत माता संकट में पड़े तो उस समय उसके रक्षार्थ शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा। जय हिंद। ऐसा वो कह रहे हैं कि सभी भारतीय जो प्रौढ़ है, जो वयस्क है, भारत माता को जब किसी प्रकार का कोई संकट आए तो उन्हें शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का अधिकार की बात को भी जोर देना चाहिए और ऐसा कहकर वो जय हिंद करते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब आ रहे पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कहां से है भाई? पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से हैं? चलो यूट्यूब के साथ ही बताएं। पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा में कहां से सदस्य हैं, ये मेरा प्रश्न है। अजमेर से एक भाई ने जवाब दिया, अजमेर से। एक कह रहे जैसुल कुलना, अरे भाई क्या हालात है। एक कह रहे मेरवाड़ से, अजमेर मेरवाड़ा, ओके। बेबी जी कह रहे हैं अजमेर मेरवाड़ा, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर से सांसद भी रहे हैं भाई, यूं मत करिए। राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य थे, उस समय वो अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो अपनी बात को रखने जा रहे हैं। राजस्थान से पहले अभी राज बहादुर साहब ने कहा, अब मुकुट बिहारी लाल भार्गव भी अपनी बात को कह रहे हैं। जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से इस सभा के संविधान के मसौदे की आलोचना होती रही है। मैं पूरे संविधान के मसौदे के संदर्भ में नहीं बोलूंगा, बल्कि उसके केवल एक अंक के संदर्भ में अपनी सम्मति प्रकट करूंगा। और वो किसके बारे में बोलेंगे? चूंकि अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी प्रांत है, उस चीफ कमिश्नरी प्रांत के बारे में बोलेंगे। अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों, तो कल देशबंधु गुप्त ने भी दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा। अभी मुकुट बिहारी लाल भार्गव भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे मुद्दों पर तो बात हो चुकी है, इसलिए इन मुद्दों पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक मुद्दे पर बोलूंगा, और वो मुद्दा क्या है? अजमेर मेरवाड़ा को लेकर है। चीफ कमिश्नरी प्रांतों को लेकर जो प्रावधान किए गए, जो विभिन्न अनुच्छेद जो जोड़े जा रहे हैं, उसके बारे में वो अपनी टिप्पणी प्रकट कर रहे हैं। और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो इस बारे में उप कमेटी बनी थी, उप समिति बनी थी, उन्होंने क्या कहा था और आपने क्या प्रावधान कर दिया, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। ठीक है। अब उपाध्यक्ष महोदय इसके बाद में बोल रहे हैं, यदि ये एक स्वीकृत प्रथा है कि यदि किसी सदस्यों को सभा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए पुकारा जाए और वे उस समय अनुपस्थित नहीं है, तो फिर वे अपने बोलने का अधिकार खो जाते हैं। इस सभा की आज की बैठक के आरंभ में हमारे एक सहकारी के साथ यही बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वे एक ऐसे कारणों से अनुपस्थित रहे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। मैंने उनका नाम पुकारा, वे नहीं थे, तो अब वे अपने अधिकार को खो दिया। ये एक नियम बना रखा है। अब सभा के एक सदस्य वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कारणों से व्यस्त था, इसलिए आपने जब मेरा नाम पुकारा उस समय मैं उपस्थित नहीं हो पाया। यदि मुझे सभा आज्ञा दे तो मैं उन्हें बोलने का दूसरा अवसर दे दूंगा। चूंकि किसी को आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बोलने की आज्ञा देता हूं और सभा के सम्मुख भाषण देने के लिए कहता हूं। अब आते हैं एस वी कृष्णमूर्ति राव, जो कि मैसूर से है। इसका मतलब जब नाम पुकारा गया एस वी कृष्णमूर्ति राव जी का, तो वो पहले उपस्थित नहीं थे। नियम यह कहता है कि जिनका नाम पुकारा गया वो अगर उपस्थित नहीं है तो फिर वो नहीं बोलेगा। लेकिन एस कृष्णमूर्ति राव जी ने आकर बताया कि मैं कुछ विशेष कारणों से अनुपस्थित था, इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तो उपाध्यक्ष महोदय ने सभा से पूछा कि क्या मैं ऐसा कर दूं क्या? तो सभा ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर एस कृष्णमूर्ति राव जी, जो कि मैसूर से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। महोदय, संविधान के मसौदे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का विभिन्न वक्ताओं ने जो प्रशंसा गान किया, उसमें भी अपना योगदान देना चाहता हूं। पहले मैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। मेरा यह निवेदन है कि इसमें समाजवादी शासन के परमाणु है। मेरा यह निवेदन है कि इस अध्याय को प्रस्तावना के बाद ही रखा जाए। चूंकि ये लक्ष्य संबंधी सिद्धांत है, इसलिए इस प्रकार हम इन्हें अन्य सिद्धांतों से अधिक पवित्र बना देंगे और वे भविष्य की सरकार का पथ प्रदर्शन करेंगे। कुछ परिवर्तनों के साथ इनको भारत की भावी पार्लियामेंट के समाजवादी कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धांत माना जा सकता है, ऐसा कृष्णमूर्ति जी राव कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं प्रांतों के सीमाओं के पुनः निर्धारण का जो प्रश्न है, उस पर वो बात रखते हुए कहते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस प्रश्न को हल करने के संकट का अनुभव करते हैं। यदि एक भाषी प्रांत स्वतंत्रता संग्राम में शक्तिशाली गढ़ सिद्ध हुए हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जब वे भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण की मांग करते हैं
तो उनको विघटनशील कहकर निंदित कैसे किया जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब है वे भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध करते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब पहले भी हुआ है तो अभी होने में क्या दिक्कत है? ये राव साहब मैसूर से आते हैं और आप जानते हैं दोस्तों, बाद में मैसूर का नाम चेंज होकर कर्नाटक हो जाएगा, कन्नड़ भाषी कर्नाटक बनाया जाएगा, ऐसा आप जानते हैं। उसी की ओर वो इशारा कर रहे हैं। कुछ बातें आप यहाँ देख सकते हैं। फिर वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, देखिए मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं, वापस दे रहा, देखना। वास्तव में प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव करना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। मेरी यह धारणा है कि प्रत्येक प्रदेश की पार्लियामेंट को अपने ही प्रदेश की भाषा को स्वीकार करना चाहिए। निसंदेह बंबई और मद्रास के समान बहुभाषी प्रांतों का कोई स्थान नहीं है। प्रांतों को भाषा के आधार पर निर्माण होना चाहिए, परंतु इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक दूसरे को तोड़ने नहीं जा रहे। इसे शांतिपूर्वक समझौते और सहयोग से हल किया जा सकता है। इसी प्रकार से भाषा के संदर्भ में वो कह रहे हैं, दक्षिण भारत की भाषा में स्वतंत्रता से संस्कृत के शब्द लिए गए। द्रविड़ी भाषा में तत्सत शब्द है, तद्भव शब्द है। मैं अनुभव करता हूं कि देवनागरी लिपि के साथ हिंदी हमें स्वीकार्य होगी, लेकिन एकाएक किसी भाषा को हमारे ऊपर लादिए मत, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। मैसूर से जो कृष्णमूर्ति राव जो आ रहे हैं उनकी ये बात है। अब आ रहे हैं एन माधव राव साहब। माधव राव साहब प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं। आप लोग जानते हैं साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर थे उनमें एन माधव राव साहब भी है। आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए। उड़ीसा से आते हैं माधव राव साहब, क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बहस में भाग लेने का कोई विचार नहीं था, परंतु वाद विवाद के समय संविधान के मसौदे के प्रावधानों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि जिस ढंग से मसौदा समिति ने काम किया उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई। अपेक्षणीय बातों की उपेक्षा की समिति के तथाकथित दोषों के संदर्भ में आलोचना की गई। मिस्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कल आपको बताया गया था, मिस्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कल अपनी वक्तव्य में और सादुल्ला ने जो कुछ समय उपरांत समिति की ओर से अपनी भाषण देंगे उस भ्रम का निराकरण कर दिया और कर देंगे। एन माधव राव साहब के साहब, मुझे बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन संविधान सभा में मसौदा समिति की कार्यकरण की लेकर जिस तरह से आलोचना की गई, उस आलोचना के संदर्भ में मैं भी अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद मसौदा समिति का मेंबर रहा हूं। वो फिर आगे कह रहा है कि कल हालांकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बहुत सारी बातों का जवाब दे दिया और कुछ समय बाद में मोहम्मद सादुल्ला कुछ प्रश्नों का और जवाब दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें इसमें जोड़ना चाहता हूं। एन माधव राव साहब जो कि प्रारूप समिति के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं, यह सच है कि संविधान के मसौदे में वे सब बातें प्रभावित नहीं है जो और उस विधि से प्रभावित नहीं है जैसा कि प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार चाहता है। उदाहरणतः माननीय सदस्य ने यह कहा कि संविधान में गोवध का निषेध नहीं किया गया, मूल अधिकारों से बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, राष्ट्रीय पताका और राष्ट्रीय गान का उल्लेख नहीं है। हमारे 2 माननीय मित्रों ने कहा इसमें ईश्वर का उल्लेख नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि गोवध का उल्लेख नहीं किया, राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख नहीं किया, राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया, ईश्वर का उल्लेख नहीं किया। वो कह रहे हैं उन्हें संविधान में उस समय तक स्थान नहीं दिया जा सकता जब तक कि वे उसके उद्देश्य के अनुरूप ना हो और संविधान सभा उनको स्वीकार ना कर ले। ये मसौदा समिति का दोष नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि क्या गांधी विचारधारा के हमारे मित्र ये बताएंगे कि क्या वे तर्क युक्त होकर अपने विचारों और उनके प्रतिफलों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सशस्त्र सेनाओं का परित्याग करना पड़ेगा, विधानमंडलों को भी समाप्त करना पड़ेगा। माधव राव साहब अपने तर्कों के संदर्भ में ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर आ रहे हैं बी दास जो कि उड़ीसा से है। श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। सभा के सदस्यों ने मसौदा समिति से मसौदा तैयार करने के लिए कहा था और सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मसौदा समिति के किसी सदस्य के हमसे ये कहने से कि हम नारा उठाते हैं कोई लाभ नहीं होगा। मैं मसौदा समिति के किसी सदस्य के ऐसी भाषा के प्रयोग के प्रति अपना घोर विरोध प्रकट करता हूं। माधव राव साहब जो शब्द बोले उन शब्दों के प्रति घोर विरोध प्रकट कर रहे हैं। कौन? बी दास साहब जो कि उड़ीसा से आते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि श्रीदास, आप यही तो नहीं चाहेंगे कि मसौदा समिति के किसी सदस्य की
भाषण स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए, उन्हें भी तो बोलने दिया जाए। फिर इसके बाद में एन माधव राव साहब अपनी बात को आगे प्रकट करते हैं। फिर आते हैं विश्वनाथ दास साहब जो कि उड़ीसा से हैं। वो कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। इसके बाद में टी प्रकाशम जो कि मद्रास से हैं, वो क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। माननीय श्री माधव राव ने ये कहा कि हमारे, देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, माधव राव साहब जब अपने उद्बोधन जब बोल रहे हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य होने के नाते जब वो बोल रहे हैं, तो वो भारत में जो एक वोटर जब वोट देने जाता है तो वो किस प्रकार से वोट देता है उस संदर्भ में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। अब उसका जो जवाब है वो टी प्रकाशम साहब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा देखिएगा। माननीय श्री माधव राव ने यह कहा कि हमारे पूर्वज मत पत्र पेटिका और मत पत्र से परिचित नहीं थे। बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं माधव राव साहब ने कहा मत पत्र क्या होता है, मत पत्र पेटिका। अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ विधानसभाओं के चुनाव हो गए हैं, मिजोरम में चुनाव हो गए हैं, तेलंगाना में चुनाव हो गए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मत पत्र आपको दिया जाता है, एक पेटी भी दी जाती थी, आजकल ईवीएम आ गया है, आप सब जानते हैं ये बातें। 1948 में जब संविधान सभा में चर्चा की जा रही तो एन माधव राव साहब इस संदर्भ में कुछ कहते हैं। टी प्रकाशम साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा कि माधव राव साहब ने कहा कि मत पत्र और मत पत्र पेटिका से हमारे पूर्वज परिचित नहीं थे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कांजीवरम से 20 मील की दूरी पर उत्तरा मेरूर नाम के एक गांव में एक मंदिर है जिसकी दीवारों पर एक शिलालेख पर मत पत्र पेटिका और मत पत्र दोनों का वर्णन है। उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। मत पत्र पेटिका एक बर्तन के आकार की होती थी और जमीन पर रखी जाती थी, उसका मुंह ढका हुआ होता था और उसके पैंदे में एक छेद होता था। मत पत्रों के लिए कज्जन की पत्तियों से काम लिया जाता था। वयस्क मताधिकार था और निर्वाचन केवल गांव के लिए नहीं बल्कि सारे भारत के लिए निर्वाचन होता था। वो कह रहे हैं टी प्रकाशम साहब कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे। हमारे पूर्वज मत पत्रों से भी परिचित थे और मत पत्र पेटिका से भी परिचित थे। वो एक शिलालेख का उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिलालेख में इस प्रकार का वर्णन मिलता है जिसमें वोट कैसे दिए जाएंगे पूरा बताया रखा है। किस प्रकार से मत पेटिका एक मटके को बना रखा था और उसका पैंदा में एक छेद कर रखा था जहां से हम मत पत्र डालते थे। फिर वो कहते हैं कि जो पत्तियां जो थी वो मत पत्र के रूप में होती थी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व भी इस प्रकार का सिस्टम प्रचलन में था। वो ऐसी बात कह रहे हैं। फिर आ रहे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब जो कि प्रारूप समिति के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के मसौदे पर सामान्य रूप से जो बहस हो रही है उसके संक्षेप में चर्चा करने में मुझे संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं खुद मसौदा समिति का एक सदस्य रहा हूँ। इस सभा में 4 दिनों से जो प्रश्न उठाए हैं सभी प्रश्नों का तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाकी वाले प्रश्नों का मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। मसौदा समिति ने बहुत कठिन परिश्रम से काम किया, उसकी कई माननीय सदस्यों ने बड़ी प्रशंसा की, उसके लिए हम उनका साधुवाद देते हैं। लेकिन कुछ सदस्यों ने आलोचना की है, उसका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि मिठाई के साथ नमकीन होना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमारी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने हमारी आलोचना की। तो प्रशंसा की उनका भी स्वागत है, आलोचना की उनका भी स्वागत है, क्योंकि मिठाई के साथ नमकीन होना जरूरी है। क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कुछ माननीय सदस्य मसौदा समिति को बधाई ना दे सके, परंतु मैं उसका भी स्वागत करता हूं क्योंकि सभी जानते हैं कि मिठाइयों के साथ नमकीन चीजों से भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। मोहम्मद सादुल्ला साहब कह रहे हैं कि मिठाई के साथ अगर नमकीन खा ली जाए तो भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं। पिछले 3 दिनों से जो आलोचना की उसको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मसौदा समिति के मेरे साथी श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री माधव राव ने इस बहस में भाग लेने से मेरा बहुत कार्यभार हल्का हो गया। लेकिन मैं कुछ सवालों का फिर भी जवाब देना चाहता हूं। प्रांतों और रियासतों में हमने क्यों फर्क किया, इसका भी वो जवाब दे रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव से हम कैसे हट गए, कैसे नहीं हटे, उसका भी वो जवाब देते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर मसौदा समिति को क्या काम सौंपा गया उसके बारे में भी वो बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि मसौदा समिति ने कभी भी परे जाकर अपनी सीमाओं से अलग जाकर काम नहीं किया। मसौदा समिति ने वही काम किया जो उनको दिया गया था और वो 29 अगस्त 1947 को जब मसौदा समिति के गठन का जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव पर भी वो चर्चा कर रहे हैं।
और उस प्रस्ताव का भी उल्लेख करें उस दिन हमको क्या कहा गया था। तो सभी साथियों को मेरे हिसाब से इसका आनंद आ रहा होगा कि बैठक किस तरह से आगे बढ़ रही है। संविधान सभा के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 9 नवंबर 1948 की। फिर वो मोहम्मद सादुल्लाह अपने पूरे भाषण के अंतर्गत बार बार जो प्रश्न जो है, जो आलोचना जो की गई, उसका जवाब देते हुए आपको दिखाई देगा, फिर दिखाई देंगे। इसके अलावा किस तरह से हमने गाँव के बारे में व्यवस्था की, उसके बारे में भी वो बात रख रहे हैं। फिर जैसे ही मोहम्मद एक्चुअली मैं बात की और आपका इशारा करना चाहता हूँ, अगर आप संविधान सभा के 5वें सत्र में जुड़े हैं, 5वां सत्र अगर आपको याद हो 14 अगस्त 1947 से शुरू हुआ था और 30 अगस्त 1947 तक चला था। 14 अगस्त की रात्रि में संविधान सभा का 5वां सत्र हुआ। आप कहेंगे ये अचानक 7वें से 5वें सत्र में क्यों आ गए, क्यों आ गया? 29 अगस्त 1947 को जब मसौदा समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा, जल्दी से बताइए। मसौदा समिति के गठन का प्रस्ताव 29 अगस्त 1947 को किसने रखा? यूट्यूब के साथी जरा बताइए, जूम वाले भी बता दीजिए किसने रखा, बताइए। मसौदा समिति के गठन का प्रस्ताव संविधान सभा के एक सदस्य सत्यनारायण सिन्हा जी ने रखा था। कब रखा था? 29 अगस्त 1947 को रखा था। और जो मेंबर्स जो दिए गए, नाम जो दिए गए थे, उसमें से एक नाम था मोहम्मद सादुल्लाह जी। मोहम्मद सादुल्लाह जी अभी बोल रहे हैं, मोहम्मद सादुल्लाह जी अभी बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और जवाब देते देते, यस सत्यनारायण सिन्हा जी ने, वो जवाब देते देते एक बात की ओर इशारा करते हैं। अगर आप लोगों को याद है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के जो 7 सदस्यों के जो नाम रखे गए थे, उसमें से मोहम्मद सादुल्लाह के नाम पर आपत्ति की थी। किसने? एच.वी. कामत साहब ने। एच.वी. कामत साहब ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य ही नहीं है, आप उन्हें प्रारूप समिति का सदस्य कैसे बना रहे हैं? याद है आपको? मोहम्मद सादुल्लाह जी के बारे में एच.वी. कामत साहब ने आपत्ति की थी। अब देखिए मोहम्मद सादुल्लाह जी उसका जवाब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कामत जी का नाम ले रहे हैं। हमारे साहसी मित्र श्री कामत ने यह औचित्य प्रश्न उठाया था कि जब मेरा नाम प्रस्तावित किया गया था उस समय मैं संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संभवतः बिना वास्तविकता को जाने हुए उन्होंने ये बात कह डाली थी। मैं पहले से ही संविधान सभा का सदस्य था, परंतु ये उन्होंने ठीक कहा था कि सिलट के जिले में मतगणना के उपरांत उसका एक हिस्सा पूर्व पाकिस्तान में मिला दिया गया और संविधान सभा में आसाम से आने वाले सदस्यों की संख्या कम करनी पड़ी थी, जिसके लिए नया चुनाव हुआ। परंतु यदि मुझे अब ठीक स्मरण है तो प्रांतीय विधान मंडलों ने हमें अगस्त 1947 में संविधान सभा के लिए सदस्य चुन लिए गए थे, तब भी मेरे नाम पर आपत्ति की गई थी एच.वी. कामत साहब के द्वारा। ऐसा वो मोहम्मद सादुल्लाह जी कह रहे हैं। अब एच.वी. कामत साहब वहां बैठे हैं, वो क्या कहेंगे जरा देखिए। एच.वी. कामत: श्रीमान, स्पष्टीकरण के उद्देश्य से क्या मैं ये बता सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र मिस्टर सादुल्लाह इस सभा में नहीं पधारे थे उस दिन। उन्होंने ना तो शपथ ली थी और ना रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए औचित्य की दृष्टि से उनको इस सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता था। वो कह रहे हैं, कौन? एच.वी. कामत साहब, कि मैंने जो प्रश्न उठाया था वो इसलिए उठाया था कि वो उस दिन ना तो सभा के सदस्य थे, ना उस दिन वो सभा की बैठक में शामिल थे और ना उन्होंने शपथ ली थी, ना उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि मैं उस दिन संविधान सभा का सदस्य था। मैं ये ठीक है कि आसाम का विभाजन हो जाने की वजह से कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा हमारा चुनाव हो रखा था। तो अब सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एच.वी. कामत साहब का जवाब दे रहे। क्या कह रहे? श्रीमान, मेरे प्रार्थना करने पर भी श्री कामत मेरे भाषण में विघ्न डालना उचित समझते हैं। फिर एम तिरुमल राव कह रहे हैं, क्या मैं ये जान सकता हूं ये सब कुछ किस प्रकार से इस बहस से संबंध है? इस बहस से किस तरह से ये जुड़ा हुआ, ये जो अभी बहस जो कर रहे हैं वो हमारे असली मुद्दे से संबंधित है क्या? तो उपाध्यक्ष कहेंगे ओके हम आगे बढ़ते हैं। अब तो मोहम्मद सादुल्लाह फिर बोल रहे हैं, श्रीमान, मैं ये बताना चाहता हूं कि मसौदा समिति के लोग वास्तव में संविधान सभा नहीं एक मत होकर चुने थे। अब कोई भी किस मुंह से ये कह सकता है कि वे योग्य नहीं है, वे एक विशेष दल के सदस्य नहीं है, और ये कि उनमें से एक को छोड़कर और किसी सदस्य पर जेल से छूटने की छाप नहीं लगी हुई है। मैं माननीय सदस्यों को कैसे बताऊं कि हमने यथाशक्ति अथक परिश्रम किए। हमने इस मसौदे को तैयार करने के लिए, जिसे केवल बहुरंगी कह दिया गया, हमने 3 महाद्वीपों के सभी परिचित, प्राचीन, आधुनिक
संविधानों की छानबीन की, परंतु जो लोग कला प्रिय हैं, जिनका कला कौशल से प्रेम है, वे अच्छी प्रकार जानते हैं। मेरा यह दावा है कि हमारे मसौदे में चाहे जितनी भी बातें रह गई हो, हमने कम से कम एक संपूर्ण चित्र तैयार करने का प्रयत्न तो किया, सभा के विचारार्थ एक संपूर्ण प्रलेख को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मसौदा समिति का कभी भी यह दावा नहीं रहा है कि उसने संविधान के संदर्भ में अंतिम बात कह दी हो, अथवा जो प्रावधान निश्चित किए वह अकाट्य है, अथवा इन अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मसौदा समिति के बारे में आपने क्या क्या नहीं कहा। आपने कहा कि इनमें से तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ही नहीं लिए। आपने कहा इनमें से बहुत सारे मेंबर ऐसे कभी जेल में नहीं गए। क्या क्या बातें हमारे बारे में नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने जो मेहनत की है उसका कोई तोड़ नहीं है। हमने 3-3 महाद्वीपों के पुराने वर्तमान के सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद में हमने ये संविधान का मसौदा तैयार करके दिया। और हमने कब कहा कि हमने मसौदा समिति ने जो मसौदा तैयार करके दिया वो फाइनल है, अकाट्य है। हमने कब कहा? और हमने ये कब कहा कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता? हमने कभी नहीं कहा। ऐसा मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। इस मसौदे को इस सभा के सम्मुख अंतिम रूप से स्वीकार होने के लिए प्रस्तुत करने का ही यह अर्थ है कि हम किसी विशेष नीति के पोषण के लिए वचनबद्ध नहीं है। जहां कहीं हमने समितियों की सिफारिशों से भिन्न मार्ग अपनाया है अथवा इस सभा के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत 1-2 शब्द बदल दिए हैं, हमने अधोलिखित टिप्पणियों से इसकी और पर्याप्त रूप से संकेत किया है। हमने जब किसी कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप काम ना करके कोई दूसरा 1-2 शब्द ले लिया तो हमने नीचे कमेंट भी करके लिखा है कि हमने ऐसा क्यों किया है। इसलिए हम पर यह आरोप मत लगाइए। मोहम्मद सादुल्ला वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट्स वाई ही इज स्पीकिंग, दैट्स वाई वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। समितियों के संदर्भ में हमने अपने को कठिन स्थितियों में पाया। कुछ समितियों की सिफारिशों को सभा के सामने रखा गया, उन पर विचार विमर्श हुआ और निर्णय किया गया, परंतु कुछ समितियों की रिपोर्ट, विशेषतः अर्थ संबंधी विशेषज्ञों की रिपोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट को सभा के समक्ष उपस्थित ही नहीं किया गया। अरे जो रिपोर्ट्स कभी आई नहीं सभा के समक्ष, उस पर हम क्या कर सकते थे? इसकी और वो मसौदा समिति के एक मेंबर के रूप में मोहम्मद सादुल्ला साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में हमारी आलोचना हुई, दिल्ली को लेकर हमारी आलोचना हुई। इन सारे प्रश्नों का वो एक एक करके जवाब दे रहे हैं। मुकुट बिहारी भार्गव का भी उल्लेख कर रहे हैं, साथ ही साथ वो देशबंधु गुप्त ने जो कल बात कही उनका भी उल्लेख कर रहे हैं। फिर वो लास्ट में अपनी बात कह रहे हैं। अब मैं इससे अधिक गंभीर इस आरोप के बारे में कहूंगा कि हमने अर्थ संबंधी विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आसाम के जिन सदस्यों ने हमारी सिफारिशों के इस भाग की आलोचना की, उनकी बातें मेरी समझ में आती है और उनसे मेरी सहानुभूति है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि सभा इस संदर्भ में निर्णय करे कि जो हमने प्रावधान रखे हैं वे अंततोगत्वा उन सिफारिशों से अच्छे है या नहीं है जो इन समितियों ने किए हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारी आलोचना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो समितियों ने जो सिफारिशें की है वो और हमने जो बात कही है उसमें से अच्छा कौन है इसका निर्धारण तो सभा कर ले, हम बीच में बोलेंगे नहीं। इस प्रकार से वो एक बहुत लंबा भाषण अपना दे रहे हैं, जितने में एक माननीय सदस्य बोल गए। माननीय सदस्य महोदय का कब तक बोलते रहने का विचार है? क्या उनके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला क्या कह रहे हैं? यदि मेरे मित्र मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर देता हूं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं, मेरे विचार से मसौदा समिति की जो आलोचना की गई है उनका उत्तर देने के लिए जितना समय चाहे वो ले सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें अवश्य ही समय दीजिए, क्योंकि आपने जो आलोचना की उन आलोचना का जवाब देने के लिए तो उनको जितना समय लेना है वो लेने दीजिए। ऐसा उपाध्यक्ष महोदय एक सदस्य की आपत्ति पर कहते हैं। फिर मोहम्मद सादुल्ला अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे वो अर्थ संबंध में बोल रहे हैं, केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में बोल रहे हैं, तो के संतानम साहब खड़े होते हैं बीच में और वो कह रहे हैं, श्रीमान मेरा एक औचित्य प्रश्न है कि मसौदा समिति का भारत सरकार के आर्थिक प्रबंध से कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार से माननीय सदस्य महोदय को अपनी चर्चा संविधान तक ही सीमित रखनी चाहिए, ना कि दूसरी बारे में बात करनी चाहिए। तो मोहम्मद सादुल्ला कह रहे हैं, भाई हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने इस विषय की उपेक्षा की है, इसलिए मैं तो बोल रहा हूं। इस प्रकार से बातें आगे बढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय उनको कह रहा है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मसौदा समिति के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं। फिर बीजी खैर जो कि बॉम्बे से हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या मैं ये सुझाव उपस्थित कर सकता हूं
कि वे इस विषय पर कल बोल सकते हैं ताकि हमें कुछ समय मिल सके। तो मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं, श्रीमान मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है। मैंने ये विचार किया है कि इस सभा में 3 हैसियत से मैं उपस्थित हूँ। एक तो मसूदा समिति का मेंबर हूँ, एक संविधान सभा का मेंबर हूँ और एक मुसलमानों का प्रतिनिधि हूँ, आसाम का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष कह रहे हैं, मेरे विचार से श्री कामत कोई संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं, क्या वो रखना चाहेंगे? तो वो कह रहे हैं, मेरा तो संशोधन एक शाब्दिक संशोधन है, ऐसा वो एचवे कामत साहब कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय फिर उस प्रस्ताव को रख रहे हैं जो एचवी कामत साहब ने रखा। क्या है? संविधान सभा अपने तारीख 29 अगस्त 1947 के प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त मसौदा समिति द्वारा निश्चित संविधान के मसौदे पर विचार आरंभ करती है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मुझे सभा के भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कहना है। बोलिए। हमें संशोधन उपस्थित करने के लिए कल और परसों के 2 दिन तो मिल ही जाएंगे। मुझे यह ज्ञात हुआ कि एक सदस्य महोदय ने हमारे अध्यक्ष महोदय के पास एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने 10 दिन के समय की मांग की थी। हमने जो कार्यक्रम निश्चित किया उसमें बहुत उलटफेर किए बिना इतना समय देना असंभव है, इसलिए अंतिम दिन बृहस्पतिवार होगा और समय 11 तारीख को 5 बजे तक का रहेगा। अगर कोई संशोधन देना चाहे तो दे सकते हैं। फिर इस बीच में टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज के दिन मसौदा समिति अस्तित्व में है या नहीं है, ऐसा टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, वह चाहे अस्तित्व में ना हो परंतु उसके सदस्य जीवित हैं और वे इस सभा के कार्य को कम करने के उद्देश्य से इस कष्ट को उठाने के लिए तैयार है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में एन रंगा जी का बात आती है। उपाध्यक्ष महोदय ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभा जो मसौदा समिति है उसने काम जरूर अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनका अस्तित्व अभी मिटा नहीं है, मसौदा समिति बनी हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, एक बात और है, शुक्रवार के दिन मोहर्रम के कारण पूरी छुट्टी रहेगी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें शनिवार का दिन संशोधनों के अध्ययन करने के लिए दिया है, इसलिए अब हम सोमवार 15 तारीख को 10 बजे प्रातःकाल मिलेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर संविधान सभा जो है 15 नवंबर 1948 के प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित हो गई। तो संविधान सभा 9 नवंबर 1948 को क्या क्या हुआ उस पर हमने सारी बात आज आपके सामने रखी। लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का डिस्कशन हुआ। मैंने आपसे पहले दिन ही वादा किया कि 1.5 घंटे तो हम रोजाना मिलेंगे ही मिलेंगे, बात करेंगे ही करेंगे। 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर यानी 5 दिन तक संविधान सभा में कोई चर्चा नहीं हुई। हम भी वो चर्चा नहीं कर रहे। संयोग हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 10 नवंबर को धनतेरस है, 11 को छोटी दिवाली है, 12 को हमारी दिवाली है, 13 को रामास्वामा है, 14 को भाई दूज है। इस प्रकार से हमारे लिए भी अवकाश की व्यवस्था है। 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा पुनः 10 बजे वापस बैठेगी, तो हम भी 15 नवंबर 2023 को सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। जूम के जो साथी हैं वो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूं। यूट्यूब के जो साथी हैं उनका भी मैं साधुवाद देता हूं। एक्टिवली पार्टिसिपेशन आप इस तरह से करते रहिए। ये चर्चा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये किताबें आप चाहकर 1-2 तो एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन लाखों विद्यार्थियों तक यूट्यूब के माध्यम से जो बात जाती है, जूम के माध्यम से जो हमारे सामने प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो हूबहू ऑनलाइन चर्चा का जो नवाचार है उसमें आपकी इसी तरह से भूमिका बनी रहेगी। दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप 15 नवंबर को सुबह वापस 7:30 बजे जुड़ेंगे। हमारा जो लिंक है, जूम का जो लिंक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। 8 जनवरी 2024 तक यही लिंक रहने वाला है। तो आज के लिए इतना काफी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।